ITNOW स्वदेश पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। बाजार में आज फिर से एक तेजी की तैयारी कर लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन भी शुभ होने जा रहा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से है संकेत काफी दमदार। अमेरिकी बाजार लगातार चौथे सत्र में चले हैं और एशिया से भी संकेत अच्छे आ रहे हैं और बाजार के लिए एक मजबूत ट्रिगर यह है कि एफआईज ने तगड़ी बाइंग की है कल कैश मार्केट में। कैश के अलावा हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शंस में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग है। तो क्या एफआईज लौट आए हैं, और अगर लौट आए हैं तो क्या एफआईज टिकेंगे, ये प्रश्न है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आज ही निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा। जी हां, 26,277 वहां से रह गई है सिर्फ 75 अंकों की छोटी सी दूरी। और कल जिस तरह का मोमेंटम बाजार में हमने देखा है, उम्मीद की जा रही है कि आज बाजार में हम नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए तेजी से दिखाई देंगे। कल ब्रॉड बेस बाजार में बाइंग हुई है, लेकिन आज के लिए संकेत क्या है, 4 तस्वीरों के माध्यम से आपके लिए स्क्रीन पर सबसे पहले रखेंगे। तो ग्लोबल क्यूज जो हैं वो लगातार बाजार के लिए अच्छे बने हुए हैं। अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद से हम देख रहे हैं कि डाउ 341 अंक कल के सत्र में चढ़ा है। नैस्डैक में करीब 200 अंकों की तेजी रही और लगातार 4 सत्र से बाजार तेजी दिखा रहे हैं और जून के बाद ऐसा होने जा रहा है कि सबसे बढ़िया हफ्ता होगा अमेरिकी बाजारों में तेजी के लिहाज से। गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, करीब 60-70 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ गिफ्ट निफ्टी दिखाई देगा। 26,250 के आसपास है। एफआईज की बात करें तो लगातार दूसरे दिन में एफआईज ने बाइंग की है। कल 4,778 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। डीआईज का सपोर्ट लगातार बाजार को मिल रहा है और कल की जो तेजी हुई है जबरदस्त, 325 अंकों की निफ्टी की, करीब 800 अंकों की निफ्टी बैंक की, बिना एफआईज के सपोर्ट के ये पॉसिबल भी नहीं था। और शाम को जब आंकड़े आए तो ये साबित हो भी गया कि एफआईज ने दम दिखाया है। थोड़ा दम और चाहिए एफआईज की तरफ से। बायबैक हो गया है क्लोज, रिस्पॉन्स मिला है बहुत ही शानदार 826% का, यानी कि जो 10 करोड़ शेयर टेंडर किए जाने थे उसके लिए 800 गुना ज्यादा का रिस्पांस मिला है इन्फोसिस के बायबैक को। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अब जिन लोगों ने टेंडर किए हैं, चाहे जिस कैटेगरी में हो, चाहे वो एनआईआई हो, चाहे वो क्यूआईबी हो, रिटेल हो, सबके लिए एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाएगा अब कम। तो एक चिंता की बात ये जरूर है जो टेंडर जिन्होंने किया उनके लिए। लेकिन एमएनएम का शेयर आज फिर से फोकस में रहेगा। B6 फॉर्मूला ई लॉन्च की है एमएनएम ने, तो लगातार नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। टाटा की सियरा के बाद एमएनएम की इस गाड़ी पर अब नजर रहने वाली है। लेकिन पेटीएम के शेयर में एक अच्छी तेजी के लिए आज के सत्र में आप तैयार ही है। कल भी हमने देखा था कि पेटीएम करीब 4% ऊपर बंद हुआ था। वायदा का तीसरा सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर था, लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस कंपनी को मिल गया है। एक पॉजिटिव चीज है। आज हो सकता है कि शेयर में आप एक अच्छी तेजी देखेंगे। लेते हैं कि ग्लोबल बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अभिषेक, हमने देखा कि लगातार चौथे दिन यूएस के बाजारों में शानदार तेजी नजर आई है। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो यहां पर 314 अंकों की तेजी रही और टेक शेयरों के दम पर भी हमने देखा नैस्डैक में भी शानदार रैली नजर आई। ओवरऑल अच्छा हफ्ता यूएस बाजार के लिए रहा और ये जो वॉल स्ट्रीट की तेजी थी ये एशिया के बाजारों में भी रही है। अभी देखिए निकेई करीब 1.25% के आसपास की तेजी पर कारोबार कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी 50 अंक ऊपर है। किस तरह के संकेत यूएस के बाजारों से और एशिया के बाजारों से मिल रहे हैं और आज किस तरह का सेटअप हमारे लिए रह सकता है? तो तृप्ति, देखिए सारे के सारे बाजार अगर ऊपर है तो इसका मतलब संकेत अच्छे ही हैं, क्योंकि 4 सत्र की तेजी अमेरिका में हो गई है। 3 सत्र की तेजी हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में हो गई है। अगर हम कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, और जो ऑप्टिमिज्म बिल्ड हुआ है यूएस में रेट कट को लेकर, उससे ही बाजार को सपोर्ट मिला है। सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से अब दरों में जो कटौती की संभावना है वो है 83%। तो मान के चलने की दरें घटेंगी। अगर नहीं घटती हैं तो ये थोड़ी सी निराशा वाली स्थिति होगी। अदरवाइज तो मामला ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। कल 314 अंक डाउ ने और जोड़ लिए। नैस्डैक में भी चौथे सत्र में तेजी रही। नैस्डैक ने कल लगभग 190 अंक जोड़े हैं और जो वहां पर चिप सेमीकंडक्टर वाले जो शेयर थे, एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, कल हमने देखा कि उनमें अच्छी खासी बाइंग दिखी। करीब 1.25% एनवीडिया चढ़ा, ब्रॉडकॉम में, एएमडी में भी 3 से 4% के आसपास की हमने तेजी देखी। और जून के बाद ये जो हफ्ता बीत रहा है अमेरिका में, ये सबसे शानदार हफ्ता है। आज तो देखिए थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी है। कल ब्लैक फ्राइडे के मौके पर आधे सत्र का ही कारोबार होगा। लेकिन इस हफ्ते अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में 2% की तेजी हो गई है। S&P 500 करीब 3%, नैस्डैक की बात करें तो 4%। तो एक
हेल्दी रिकवरी बाजार में हुई है और उसके पीछे की वजह यह है कि देखिए इनवीडिया से कमेंट अच्छे आए। इसके बाद खबर ये आई कि गूगल और मेटा की डील होने वाली है गूगल के चिप्स के लिए। तो जो ओवर वैल्यूएशन वाली चिंताएं थी थोड़ी सी पीछे छूटी हैं और सेंटिमेंट बाजार का इंप्रूव हो रहा है। जो आंकड़े भी आए थे रिटेल सेल्स के वो उतने इंकरेजिंग थे नहीं, थोड़ी सुस्ती देखने को मिली थी और उससे इन उम्मीदों को और बल मिला कि अगर अमेरिकी इकोनॉमी की स्थिति अगर बहुत मजबूत नहीं है तो रेट कट करना चाहिए। देखते हैं, मतलब उम्मीदें तो हैं, नहीं होती है तो निराशा होगी। लेकिन जापान के बाजार निक्के में लगातार तीसरे सत्र में तेजी, लगभग 700 अंकों के आसपास का उछाल है। कोरिया के बाजार की बात करें, तीसरे सत्र में तेजी यहां भी हो रही है, करीब 1.5% ऊपर कोरिया के बाजार दिखेंगे और हांगकांग के बाजार और चाइना के बाजार यहां पर भी आपको हरे निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो यूएस फेड दरें घटने की जो उम्मीद है ये गोल्ड को भी ट्रिगर कर रहा है और गोल्ड में धीरे धीरे करके फिर से बाइंग शुरू हो गई है। भाव जो निकल गए हैं वो हैं $4,160 प्रति आउंस के ऊपर और ये एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है सोने के भाव। क्रूड में भी हल्की सी बढ़त आई है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका ने अपना प्लान तैयार कर तो लिया है। अब उस पर कितने सहमत होंगे, कब होंगी ये चीजें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, थोड़ा सा लिंगर हो रहा है मामला। ये क्रूड में लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग आई है और जो भाव हालांकि अभी भी $63 के नीचे ही बने हुए हैं, कोई ज्यादा उसमें अपटिक देखने को मिल नहीं रहा है। देखते हैं कि अमेरिका कब तक कन्विंस कर पाता है यूक्रेन को इस मसले को लेकर। हालांकि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई और उन्होंने इस मसले पर भी बातचीत की है। अन्य संकेतों की अगर आप बात करेंगे तो जो बॉन्ड यील्ड है वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। 4% के भी नीचे की यूएस के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड आ गए। तो ये और ये कल हम चर्चा कर रहे थे कि अगर बॉन्ड यील्ड वहां पर नीचे आ रही है, अगर बॉन्ड से मान लीजिए पैसे अगर निकल रहे हैं तो क्या वो इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगे। जी हाँ, संकेत तो मिल रहे हैं। कल एफआईएस की बाइंग देख के ऐसा लग रहा है, तो निश्चित तौर पर ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि आप डॉलर इंडेक्स को देखेंगे तो 100 के जो नीचे डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जो बना हुआ था, अब ये दूसरे दिन है कि हम 100 के नीचे की रीडिंग डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत और निश्चित तौर पर जो कमोडिटीज होती हैं, जो सिक्लिकल्स होते हैं, उनके लिए एक अच्छा संकेत होता है। डॉलर अगर नरम रहे तो उनके भाव को हम देखते हैं कि सपोर्ट मिलता है और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी डॉलर का नीचे रहना, 100 के नीचे रहना अच्छा माना जाता है। तो 99.5 के आसपास के डॉलर इंडेक्स ओवरऑल कुल मिला जुला के जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए डेफिनेटली काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी करीब 50 अंकों पर है और इन संकेतों को अगर आप एक और ग्लोबल चीज से जोड़ दें, एफआईज जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने तगड़ी बाइंग की है कल के सत्र में। और मतलब अगर आप ऑप्शंस के भी डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में वहां पर भी बाइंग आई है। तो कुल मिला जुलाकर मोमेंटम अच्छा है और उम्मीद आज हम करके चलेंगे कि आज ही शायद आपको नए हाइज भी देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं कि आज बाजार खोलने के बाद क्या होता है, अदरवाइज तो संकेत बढ़िया है। बिल्कुल अच्छे संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ग्लोबल बाज़ारों से। चलिए, इस वक्त हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट भी जुड़ चुके हैं। सजीत सर, सबसे पहले ग्लोबल बाज़ारों से शुरुआत करेंगे। अच्छे संकेत मिल रहे हैं यहाँ से, अब ऐसे में आज भारतीय बाज़ारों पर किस तरह का असर दिख सकता है? देखिए, ग्लोबल बाज़ार में हमने देखा कि बुधवार को मार्केट्स वहाँ पर बड़े चौथा दिन था जब हमने देखे टेक स्टॉक रिलेटेड रैली था। तो बाज़ार डाउ जोन्स अगर अब देखें, S&P 500 देखें या फिर नैस्डैक देखें, ये तीनों की इंडाइसेस ऊपर रहे, टेक स्टॉक्स रिलेटेड रहे। थर्सडे को वहाँ पर छुट्टी है थैंक्स गिविंग की, तो वो भी एक है फैक्टर देखना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे के लिए हमारे पास क्यों नहीं होंगे। बट अगर हम देखें उसको प्रॉपरली तो एक टेक रिबाउंड दिख रहा है वहाँ पर क्योंकि कुछ करेक्शन हुआ है। और दूसरा जो है फेड कट का जो अनुमान है अब लगभग 80% हो गया है कि फेड कट होगा, तब दिसंबर में FOMC मीट करेगी। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और इसके चलते हमने देखा कि एशियाई बाज़ार जो है आपके निकाय और हैंगसेंग भी ऊपर हैं। आज बाज़ार ग्लोबली सेटअप इस तरह से बन रहा है कि पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं वहाँ से,
बट वहाँ उसका जो इम्पैक्ट इंडिया में है, इंडिया में कोरिलेशन उसका थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि तब गिरता है तो ज़्यादा गिरता नहीं है भारतीय बाजार, और तब बढ़ता है तो भारतीय मार्केट भी काफ़ी म्यूटेड रहते हैं। और आज अगर हम देखें तो बीएसई का एक्सपायरी है, सेंसेक्स एक्सपायरी आज है तो थर्सडे को, तो थोड़ी सी वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी बैंकिंग शेयरों में, जहां पर हमने कल देखा कि कल एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जो थे ड्राइव कर रहे थे इंडेक्स को 26,200 के ऊपर। आज देखने लायक होगा कि क्या उसमें थोड़ा बहुत का करेक्शन या बिकवाली आती है कि नहीं। बाज़ार का सेटअप ठीक ठाक चल रहा है, एफआईएस और डीआईएस के नंबर्स भी पॉजिटिव हैं, तो आज देखा जाए तो ये एक तरह से एक ट्रेंड ऊपर की तरफ है, और कितना ऊपर जाएगा वो एक देखना लायक होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है। जी सजीत सर, गुड मॉर्निंग। एफआईज लौट आए हैं ऐसा लग रहा है, और कल जो तगड़ी बाइंग हो रही थी बाजार में, एफआईज ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। दूसरे दिन करीब हम देख रहे हैं कि 4,780 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डीआईज की तरफ से तो लगातार खरीदारी हो ही रही है। ऐसे में जो बाजार का ओवरऑल सेटअप है वो आपको कितना मजबूत दिखाई दे रहा है? देखिए, एफआईएस और डीआईएस के नंबर्स जो हैं उसमें काफ़ी बड़े आंकड़े आए थे। एफआईएस लगभग 4,780 करोड़ के आसपास बाई किए, डीआईएस जो है 6,250 करोड़ के आसपास बाई किए उन्होंने। ये नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमने कल देखा कि काफ़ी बड़ा ब्लॉक डील भी हुआ मार्केट में भारती का, जो लगभग $800 मिलियन के ऊपर था, मतलब 7,200 करोड़ के ऊपर का ब्लॉक डील था। तो वो जो है वो अब्जॉर्प्शन भी हुआ, फॉरेन फंड्स और डोमेस्टिक फंड्स ने किया उसको। आपको जो एफआई से पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं वो उसकी वजह से दिख रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ से ऊपर का जो खरीदारी है वो एफआईएस ने किए हैं, और डीआईएस ने, म्यूचुअल फंड्स ने भी की हैं इसमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके, क्योंकि जितने भी नया पेपर आ रहा है मार्केट में उसको ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो मोमेंटम चाहिए फंड फ्लो का वो नहीं है। तो आज के डेट में हम देखें तो साल से यहाँ अभी तक लगभग 23-24 बिलियन डॉलर का नेट सेल हुआ है इस हमारे बाज़ार में, और उसका जो उसमें सिर्फ उसमें 8-9 बिलियन डॉलर का पॉजिटिव जो है बाइंग जो है वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट या न्यू पेपर के लिए हुआ है। तो एफआईएस का डिमांड है, पर एफआईएस की जो सेलिंग है वो भी हो रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं इस मार्केट पे, इस लेवल पे, जिसको हम कहते हैं कि हमारा बाज़ार जो है इस लेवल पे रहा है लगभग कई महीनों से, इसको टाइम करेक्शन जिसको कहते हैं हम, और वो टाइम करेक्शन की वजह से जब अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं तो जो वो वैल्यूशन ऊपर नीचे नहीं हो रही, वैल्यूशन वही सेम 21-22 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स हैं, बट टाइम करेक्शन की वजह से अर्निंग्स उस वैल्यूशन को जस्टिफाई कर रही हैं, इसलिए मार्केट इसी लेवल पे है। और जब भी कोई बिकवाली होती है तो आपके पास डोमेस्टिक फंड्स हैं जो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके एसआईपी 3-4 बिलियन डॉलर के हैं हर महीने। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है वो इसको इतना सपोर्ट कर रही है कि मार्केट नीचे ना आए, और एफआईएस जो है चाहते हैं करेक्शन हो ताकि वो अंदर आए, वो आ नहीं पा रहे। तो इस लेवल पे वो उनको उनके लिए, अगर आप पीयर मार्केट्स देखें, अगर चाइना देखें या ताइवान देखें या कोरिया देखें या वियतनाम देखें, वहाँ पर उनको सेम ग्रोथ वाले कंपनीज मिल रहे हैं लोअर मल्टीपल्स पे, तो इसलिए वहाँ पर पैसा जा रहा है और यहाँ से पैसा निकल रहा है। तो वो एक करेक्शन जो है हमको देखने को मिल रही है। और अगर एनालिस्ट जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं बहुत अच्छे आने वाले हैं, तो उससे एक बूस्ट मिलता है मार्केट को आगे जाके, और फंड फ्लोज भी हो सकते हैं कि वापस आए भारतीय मार्केट में। सजीत सर, दिसंबर सीरीज़ का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। निफ्टी नया रिकॉर्ड क्या छू सकता है? आज बैंक निफ्टी ने कल एक नया रिकॉर्ड बनाया, और क्या ये तेज़ी मार्केट में अब जारी रहेगी? एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखना चाहिए? देखिए, निफ्टी जो है
लगभग 60-70 पॉइंट पीछे है अपने सितंबर 2024 के हाई से। ये कल की रैली को हम थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो हमको दिखेगा कि आपके रिलायंस, आपका इन्फोसिस और आपका एचडीएफसी बैंक, ये तीन बड़े शेयर्स थे जो मूव कर रहे थे, जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। नीचे ले जाने में आपका एसबीआई नीचे था, आपका भारती नीचे था कल, तो वो ड्रैग कर रहे थे इंडेक्स को कल। इंडेक्स अभी 26,200 के ऊपर है। कल हमने रैली भी अच्छी देखी उसमें, बट ये ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं दिख रही मुझे, क्योंकि अगर आप पूरे मार्केट को देखेंगे तो अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जो 20-30% नीचे हैं। काफ़ी सारे आप ट्रेंड को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए। सो ये ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन वाली रैली नहीं है, ये कुछ स्टॉक्स ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को ऊपर और उसकी वजह से हम इंडेक्स में देख रहे हैं। अगर हम निफ्टी बैंक को ही देख लीजिए, निफ्टी बैंक एक नया हाई टच किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि उसमें वहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक वहाँ पर बहुत बड़ा वेट है, तो उसकी वजह से नया आया है। तो और आज हम जो देख रहे हैं, आज एक सेंसेक्स एक्सपायरी होगी तो वहाँ पर कुछ हमको करेक्शन देखने को मिलेगा इन सारे स्टॉक्स में। मैं ये कहता कि हम वापस नीचे जाएंगे, बट ये रैली थोड़ी सी कंसोलिडेट करेगी इस लेवल पे, फिर यहाँ से बढ़ेगी। अगर आप संकेत देखें ऑप्शंस के तो 26,000 और 26,500 के बीच का रेंज दिख रहा है ऑप्शंस में। और हमने कल देखा कि शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी और थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशंस भी ऐड हुए थे, और एफआईएस के जो इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस हैं वो लगभग 17% हो गए हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है कि शॉर्ट्स मार्केट में कम है आज की डेट में। और हम जो दिसंबर में जो घुसे हैं दिसंबर सीरीज़ में, वो बहुत लाइटर वे नोट में घुसे हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो हमको देखना पड़ेगा। सजी सर, इन्फोसिस के बायबैक को बड़ा तगड़ा रिस्पांस मिला। कल आखिरी दिन हमने देखा कि अब ये करीब 800% से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो तो निश्चित तौर पर कम हो जाएंगे, थोड़े से जिन्होंने टेंडर किए निराश भी होंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, उम्मीद तो ये थी कि काफ़ी डिमांड आएगा। 18,000 करोड़ का बायबैक था, 1,800 रुपये पे 10 करोड़ शेयर्स थे जो इन्फोसिस बाय कर रहा था, जो कि लगभग 2.4% इक्विटी बनता है कंपनी का। अगर आप इंटाइटलमेंट रेशियो देखिए बायबैक से पहले, तो 2 शेयर एक्सेप्ट होंगे फॉर एवरी 11 शेयर फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स। और अगर हम जनरल इन्वेस्टर्स का देखें जिसमें फॉरेन और बाकी से आते हैं, उसका एंटाइटलमेंट रेशियो 17 था हर 706 शेयर्स पे। तो ये एंटाइटलमेंट रेशियो तो था। अगर आप देखें इसको थोड़ा सा करीबी से देखें तो हमने 10 करोड़ शेयर्स के जगह पे हमने 82 करोड़ या 83 करोड़ शेयर्स का डिमांड आया या बिड्स आए इस बायबैक में, विच इज़ लगभग 8.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ये इशू कुछ बहुत बढ़िया है वो एक तरह से। बट इसके अंदर अगर आप देखें तो 78-79 करोड़ शेयर्स जो थे वो इंस्टीट्यूशंस के थे, और बाकी जो थे वो आपके स्मॉल निवेशक हो गए, एचएनआई हो गए जिन्होंने डाले हैं। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक डीम्ड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें टैक्स होता है जो इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है, जिसके वजह से हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत पार्टिसिपेट किए, क्योंकि वो सेट ऑफ कर सकते हैं उसको अपने, बट बाकी स्मॉल छोटे निवेशक जो है नहीं कर सकते। तो इसलिए पार्टिसिपेशन जो है पूरा इंस्टीट्यूशनल ही रहा एक तरह से बोलेंगे हम इसमें। क्या इसमें कल हमने देखा इन्फोसिस भी बड़ा आगे, आखिरी दिन था कल बायबैक का, तो इन्फोसिस भी बड़ा। तो इसमें अब आगे जाके जैसे ये शेयर्स रिलीज़ होंगे अगले कुछ दिनों में, आपको थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी जो शेयर है लगभग 1558 के आसपास है, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बायबैक ख़त्म हो गया है। लोगों ने जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की या अभी शेयर्स उनके जो ब्लॉक्ड है आज के डेट में 80 करोड़ शेयर्स जो ब्लॉक्ड हैं, वो जब रिलीज़ होंगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग होगी, तो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पर मिलेगा। बट ओवरऑल ये बायबैक बहुत अच्छा रहा। और अगर हम देखें तो लगभग $10 बिलियन के ऊपर
इन्फोसिस ने शेयर होल्डर्स को वापस दिया है लास्ट 4 से 5 साल में। उनका जो पॉलिसी रहा है कि 85% ऑफ फ्री कैश हम वापस देंगे शेयर होल्डर्स को, उसके तहत उन्होंने इतने सारे अमाउंट वापस दिए। 85,000 से 88,000 के आसपास वापस दिया है उन्होंने। तो ये एक पॉलिसी है जहाँ पर वो डिविडेंड्स और बायबैक्स के थ्रू शेयर होल्डर्स को वापस करते हैं, और सारे आईटी कंपनीज पिछले कुछ सालों से ये कर रही हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो हमने देखा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि डिमांड है बायबैक्स के लिए। बट एक तरह से ये भी है कि जो बायबैक का रेगुलेशन है वो इंस्टीट्यूशंस के फेवर पे है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा टैक्स पे करेंगे उसमें। सजी सर, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमें गाइड करने के लिए और बारीकी से अपना विश्लेषण देने के लिए। चलिए शो में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। कल कुणाल जी ब्रॉड बेस्ड हमने बाइंग देखी, आप तो हमारे साथ थे ही, और ब्रॉड बेस्ड बाइंग के बाद जो क्लोजिंग देखी वो देख के बड़ा मजा आ गया। 26,200 के ऊपर निफ्टी, जो चाहिए था वो मिल गया। 59,500 के ऊपर निफ्टी बैंक में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी की सारी पूरी हो गई, रिकॉर्ड हाइज बन गए। आज के लिए कुणाल जी आप क्या सलाह दे रहे हैं, इंडेक्स को कैसे हम अप्रोच करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट आ गया है, एफआईज की तगड़ी बाइंग आई है। क्या आज ये नया हाई बन जाएगा, और ओपनिंग अगर अच्छी होती है उसके बावजूद भी क्या खरीदारी करनी चाहिए? दो बातें हैं सर। कल अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली। वन वे 300 पॉइंट की रैली हमें निफ्टी ने दिखाई। इतना ही नहीं, बहुत लंबे टाइम के बाद 1% के ऊपर की कल के दिन में निफ्टी ने मोमेंटम दिखाई है। ये मोमेंटम सस्टेन होना जरूरी है। अगर सस्टेन होती है तो फिर यहाँ से आपको आज नया बाइंग, नया हाई देखने को मिल सकता है। नया हाई 26,277 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर ये यहाँ पे निफ्टी क्रॉस करती है तो फिर अच्छी खासी मोमेंटम और बिल्टअप हो जाएगी निफ्टी में। जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है ओवरऑल मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, कल एफआईआई और डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है। एफआई ने तकरीबन 4,700 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये 4,778 की जो खरीदारी है उसमें भारती की जो डील है 7,000 करोड़ की, उसका भी फिगर यहाँ पे है, इसलिए बड़ा फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। मोटामोटी अगर आप देखो तो अगर ये फिगर निकाल दो तो वो सेल में ही है। लेकिन भारती की वजह से एफआईआई का जो पोजीशन है वो नेट बाई में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एफएनओ की पोजीशन बनाए तो एफएनओ में भी उसने खरीदारी की है, लेकिन महज 800 करोड़ की खरीदारी की है, और ऑप्शन में 6,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग किया है। तो ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल वो पॉजिटिव साइड का है। एफआईडीआई के आंकड़े को अगर आप छोड़ दो तो आज अगर नया हाई बनाता है तो फिर आपको आने वाले 2 दिन में आपको 26,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट बन चुका है वो 26,000 का बन चुका है। अगर 26 ब्रेक होता है तो 25,700 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बेस पे एक अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी हमें दिखा रही है। कल के दिन में 59,527 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। आने वाले दिनों में 60,400 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। और लोअर लेवल की अगर बात करें सपोर्ट की तो 58,500 का सपोर्ट फिलहाल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर निफ्टी आज आपको 26,500 तक के लेवल्स दिखा सकता है, और बैंक निफ्टी में भी शानदार रैली जारी है, तो यहाँ पर भी 60,400 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल जी, तृप्ति बात कर रही हूँ आपसे। बाजार पर तो आपने बात कर दी, लेकिन आज के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग पिक्स आपकी साइड से? गुड मॉर्निंग। हमारी ओर से अगर मैं टेक्निकल पिक की बात करूं तो 2 स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। पहला जो है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की एक चार्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें देखने को मिली। मेटल काउंटर, मेटल सेक्टर, राउंड क्लॉक बहुत ही बढ़िया रैली में थे कल के दिन में। और जो कल मोमेंटम हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिली वो एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ देखने को मिली है। 1155 के अराउंड का क्लोजिंग खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1135 के एसएल के साथ 1170 1170 पहला टारगेट, एंड वो जैसे ब्रेक होता है 1190 दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है वो सीमेंस है, एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अच्छे खासे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। सो यहाँ पे एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह है।
3318 के अराउंड क्लोजिंग है। प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चलिए। 3250 का यहाँ पे ऐसा मेंटेन करके चलेंगे। पहला टारगेट 3355 का होगा, जिसका इसने हाई बनाया था पहले, एंड अगर वो ब्रेक होता है तो 3430 तक के भी लेवल हमें सीमेंस में देखने को मिल सकते हैं। सो दोनों ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। दो ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर कुणाल जी की साइड से है। जेएसडब्ल्यू स्टील पर यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। 1153 पर आपको लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। 1135 तक का पहला टारगेट, 1170 अगर ये ब्रेक होता है तो 1190 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिलेंगे। सीमेंस पर भी उन्होंने खरीदारी की कॉल यहाँ पर दी है। 3309 पर आपको ये खरीदना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा। 3250 का टारगेट्स आपको यहाँ पर 3355 तक का पहला टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है तो 3430 तक के टारगेट्स यहां आपको सीमेंस में नजर आ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी मिताली जुड़ चुकी है खबरों वाले शेयर लेकर। गुड मॉर्निंग मिताली, बताइए आज खबरों वाले शेयर्स क्या है और कहां पर अपनी नजर बनाकर रखें। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्लपूल की। यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है क्योंकि प्रमोटर्स यहाँ पे अपना जो स्टेक है वो कंपनी में बेचने वाले हैं। करीबन 7.5% का जो स्टेक है वो बेचने वाले हैं और जो डील का साइज़ है वो है करीबन 965 करोड़ रुपए का। जो फ्लोर प्राइस यहाँ पे डिसाइड हुई है वो है करीबन 1030 प्रति शेयर के भाव से। पेटीएम की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी को आरबीआई से ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। उनका जो एक और आर्म है पेटीएम पेमेंट्स वाला, उसे अब पेटीएम एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट करने के लिए ये सर्टिफिकेट दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे भी रखिएगा अपनी नज़र। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है 1250 करोड़ रुपए का कैपिटल रेज, जिसमें से 700 करोड़ रुपए 750 रुपए QIP के द्वारा रेज किए जाएंगे। बाकी के 500 करोड़ रुपए जो है वो डेट के थ्रू रेज होंगे। ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है नेपियन सी रोड जो है वहाँ पे कुछ रीडेवलपमेंट के लिए एक प्लॉट को, और उसका एस्टिमेटेड जो फ्री सेल एरिया है उसका एस्टिमेटेड एरिया बताया जा रहा है 1.18 लाख स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पे भी बनाए रखिएगा आज अपनी नज़र। विप्रो की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने करार किया है IISc के साथ एडवांस इनोवेशन के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में। पिडिलाइट की बात करें तो वहाँ पे कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। पिडिलाइट वेंचर्स जो कि होली ओन सब्सिडरी है पिडिलाइट की, उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है प्रिंट पांडा इंडिया, जिसे मैजिक डेकोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो होम डेकोर का सेगमेंट है उसमें और ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट्स में एक्सपेंशन के लिए कंपनी ने ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी के जो आर्म है अशोका कंसेशंस, उसने 5 SPVs यहाँ पे सेल कर दिए हैं मेपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को, और जो साइज़ है वो है 1814 करोड़ रुपए का। पटेल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी को 800 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट मिला है SECL से, कोल एक्सवेकेशन और ट्रांसपोर्ट के लिए ये मिला है प्रोजेक्ट। एशियन पेंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी रखिएगा आज अपना फोकस, क्योंकि बर्जर पेंट्स एमराइट्स जो है इनकी सब्सिडरी, उन्होंने एक और सेकंड प्लान का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है आबू धाबी में। 340 करोड़ रुपए का रहने वाला है ये इन्वेस्टमेंट, और जो इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी बताई जा रही है वो है करीबन 55,800 किलो लीटर प्रति ईयर के हिसाब से। NSCL इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। कंपनी की जो बोर्ड बैठक है वो 1 दिसंबर को होने वाली है फंड रेजिंग को डिस्कस करने के लिए। पेनिकिया बायोटेक के लिए नेगेटिव खबर है। कंपनी के जो CFO है देवेंद्र गुप्ता, उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे भी रखिएगा आज अपना खासा फोकस। कंपनी के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ थे तमाम स्टॉक जहाँ पे आज आपको रखने चाहिए थोड़ी सी नज़र। मिताली बहुत शुक्रिया। थोड़ी नहीं पूरी की पूरी नजर रखेंगे। आपने बताया तो बड़ी मेहनत से ये सारे शेयर निकाले जाते हैं और इन पर एक एक करके हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे कि बायोकॉन को लेकर एक खबर आई थी। VAI स्टेटस मिला था उनके किसी प्लांट को। ये खबर जरा फिर से हम लेकर आएंगे। और VAI स्टेटस, अच्छा, इनकी सब्सिडरी को मिला है USFDA से VAI वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जो आपत्तियां हैं बहुत गंभीर नहीं हैं और इस पर कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया नहीं जाएगा। तो एक तरह से ये पॉजिटिव चीज होती है। कंपनी को कहा जाता है कि आप खुद ही कोर्स करेक्शन कर लीजिए और ये पॉजिटिव चीज है। 397 रुपए पर कल हमने देखा बायोकॉन का शेयर बंद हुआ 1% के आसपास की तेजी के साथ। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे ये जरूर आया है। कुणाल जी, बायोकॉन पर जरा एक व्यू दीजिए।
खबर ये पॉजिटिव, शेयर आज हो सकता है कि आज अच्छी रफ्तार दिखाए, क्या करना चाहिए? पर जब बायोकॉन की बात करें, एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। न्यूज भी अच्छे खासे है, व्यू जो यहाँ पे है पॉजिटिव साइड का है। एक टाइम था सर जो बायोकॉन पहले 480 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। स्पेसिफिकली बात करूं तो दिसंबर 20 और उसके बाद लगातार गिरावट हमें अप्रैल 23 देखने को मिली है। सो एक बहुत बड़ा पेन था, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है, ऐड करके रखी है, आज वो सारे के सारे लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में है। प्रेजेंट लेवल से बात करें तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 390 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 398 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो 404 का पहला टारगेट है। 404 जैसे ही ब्रेक होगा ये आपको 415 तक के भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो बायोकॉन डेफिनेटली खरीदारी करके चलने की सलाह है यहाँ पे। ठीक है, बायोकॉन को खरीदने की सलाह। पेटीएम को भी खरीदेंगे क्या इस लेवल से कुणाल जी? कल बढ़िया हमने तेजी देखी और एक ट्रिगर ये भी आ गया है कि इनको फाइनल नोड मिल गया आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि अपने पेमेंट बिजनेस को लेकर कंपनी काफी ज्यादा गंभीर है, इस पर फोकस कर रही है और बहुत अच्छे समय पर ये इनके लिए अप्रूवल आया है। पेटीएम यहां से आप क्या टारगेट देख रहे हैं? बहुत ही बढ़िया लेवल पे पेटीएम ट्रेड कर रहा है। 1290 के अराउंड का क्लोजिंग है और पेटीएम ऑलरेडी देखने जाए तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉक पिछले कई दिनों से 1230 1200 के लेवल के सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे देखना चाहिए। एक्चुअली अभिषेक जी देखने जाए तो ये स्टॉक ने 720 के अराउंड का ही ब्रेकआउट दे दिया था। मुझे याद है हमने 720 के अराउंड पे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दिया था 89 पे। वहां से वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। प्रेशर लेवल से भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1220 का हम यहाँ पे ऐसे करके चलेंगे। 1286 के अराउंड का क्लोजिंग है। 1220 का आप यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलिए। 1240 का पहला 1340 का पहला टारगेट है। एंड 1340 जैसे ही ब्रेक होता है ये आपको 1420 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड जिस दिन ये 1420 ब्रेक करेगा ये आपको लिस्टिंग डेज के जो हाई बनाया है वो हाई भी स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली 1220 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम को खरीदने की सलाह। 1340 और उसके बाद 1420 रुपए के टारगेट आप इसमें लगा के चलिए। लेकिन खबरों वाले शेयरों की जो लिस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। अच्छी खबर है पटेल इंजीनियरिंग को लेकर, एशियन पेंट्स को लेकर, मुथूट माइक्रोफिन को लेकर, इन पर चर्चा करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पावर ट्रेड देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पावर ट्रेड में ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए आज किस तरह की रणनीति बनाई जाए और क्या ट्रेडिंग पिक्स होगी आज के लिए आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को सुप्रभात। बिल्कुल रणनीति तो साफ है, जिस तरह से हम कंटिन्यू बोलते आ रहे पूरे महीने अप्रोच करके हमने बाय ऑन डिप्स लास्ट मंथ में एक्सपायरी में नवंबर में उम्मीद थी कि नवंबर एक्सपायरी में हमको नया ही देखने को मिल जाएगा। 60,000 हम नवंबर एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ठीक है वो नवंबर महीने में होने जा रहा है। पर ऐसा लगता है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स पे बिल्कुल बने रहे। और दो पीक से कल भी मैं जब मॉर्निंग शो में था 10 बजे के आसपास वाले 10:30 बजे के एक सीमेंस दिया था। उस सीमेंस में काफी अच्छा एक सेटअप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बड़ी तेजी की यहाँ पे बन सकती है इंट्राडे के लिहाज से भी, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिहाज से भी। 3270 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 3370 3370 रुपए के टारगेट यहाँ पे सीमेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी दूसरा स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी लाइफ भी काफी कंसोलिडेशन बाद में एक ब्रेकआउट के लिए बहुत बड़ी तेजी के लिए तैयार है। यहाँ पे 777 का स्टॉप लॉस लगा के 800 रुपए के टारगेट यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ में आते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर सीमेंस
सीमेंस और एचडीएफसी लाइफ पर रत्नेश जी ने अपनी कॉल दी है। एचडीएफसी लाइफ में टारगेट 800 तक के मिल सकते हैं, खरीदारी की राय, लेकिन 777 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। सीमेंस पर भी इनकी खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 3270 का, और 3370 3370 तक के लेवल्स यहां पर आपको सीमेंस में नजर आ सकते हैं। चलिए, मयूरेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग मयूरेश जी, सब स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। आज के लिए कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स आपकी रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक अर्निंग्स काफी ठीक ठाक रही है दूसरे तिमाही में, और सेकंड हाफ में अर्निंग्स शायद अच्छी ही रहने की उम्मीद हम बनाए रखे हैं, और इसलिए आई थिंक FY27 एग्जिट के अनुमान में अर्निंग शुड रिलेटिवली होल्ड अप। हमें टीवीओ टेक जो प्लेटफॉर्म कंपनी है ये काफी पसंद आ रही है करंटली एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है आई थिंक जैसे हम दिसंबर क्वार्टर अप्रोच कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ट्रैवल और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनकी एक geographical exposure है, Europe is a large part of their business verticals, मिडल ईस्ट इज अ लार्ज पार्ट, US लैटिन अमेरिका 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें लगता है थिंक जो ट्रांजैक्टिंग एजेंट्स है 12,000 के ऊपर एक्टिवली एवरी मंथ, और जैसे इनके दोनों बिजनेसेस है, B2B विच इज द एंटरप्राइज मॉडल अलॉन्ग विद B2C, आई थिंक दोनों बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल। मार्जिन्स काफी अच्छे होते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइज्ड बिजनेस मॉडल है, और अर्निंग्स शायद बरकरार रह सकती है फॉर दिस टेक कंपनी, क्योंकि इसके लिए आई थिंक खर्चे बहुत ज्यादा रहते नहीं है। बट एट द सेम टाइम एज यू एंटर द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर, शायद अर्निंग्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक टीबीओ टेक का एक अच्छा विकल्प है, जहाँ पे रेटिंग, रैंकिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, कैंसलिंग के हिसाब से काफी अच्छे लगे। विप्रो पर आपकी क्विक राय चाहेंगे मयूरेश जी। कल के सेशन में भी हमने देखा कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी नज़र आई है, एक महीने के ऊपरी स्तर पर भी ये कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। विप्रो पर अपनी राय दीजिए। और इस पर एक खबर भी है कि कंपनी ने IISc के साथ एडवांस इनोवेशन के लिए करार किया है। किस तरह का इम्पैक्ट आज हम इस IT स्टॉक पर देख सकते हैं? कहीं ना कहीं आई थिंक एक सेंटिमेंटल रिएक्शन आ सकता है स्टॉक के ऊपर, बट इफ यू प्रॉब्ली लुक एट नंबर्स और अर्निंग्स डिलीवरी, आई थिंक डिसअपॉइंट ही किया है, क्योंकि जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, लीविंग असाइड वन क्वार्टर, आई थिंक एवरी क्वार्टर देयर हैज बीन सम एलिमेंट ऑफ पुअर अर्निंग्स डिलीवरी, और इसके वजह से आई थिंक कोर IT सर्विसेज सेगमेंट में जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक ही बढ़ेगा, एट द सेम टाइम आई थिंक जो EBIT मार्जिन का कंट्रीब्यूशन रह सकता है ये भी आई थिंक नॉर्मलाइज्ड रह सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लार्ज कैप IT में हम जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जैसे हम तीसरे और चौथे तिमाही में एंटर करते हैं, तीसरे तिमाही में एक सीजनली वीक क्वार्टर होता है, जहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियां, फरलॉक की वजह से वर्किंग डेज कम होते हैं और इसलिए रेवेन्यू रिकग्निशन कम होता है, और चौथे तिमाही में ऑब्वियसली आई थिंक क्लाइंट बजट्स डिसाइड होते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विप्रो के लिए शायद सेंटिमेंटली पॉजिटिव, बट जहां तक अर्निंग्स डिलीवरी का सवाल रहा है दैट हैज डिसअपॉइंटेड, इसलिए हम अंडरवेट रहेंगे लार्ज कैप IT पे। हमें अभी भी लगता है कि इवन वैल्यूएशंस आर सपोर्टिव लार्ज कैप IT के लिए। मिड कैप IT में जो अर्निंग्स आए हैं, मिड कैप IT में जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, मिड कैप IT में जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ AI प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और ओवरऑल अर्निंग्स डिलीवरी, ये रिलेटिवली बेहतर रह सकती है कंपेयर टू लार्ज कैप। सो स्टॉक्स विद इन मिड कैप IT, कोफोर्ज हुआ, एम्फेसिस हुआ, पर्सिस्टेंट हुआ, कैन कंटिन्यू टू इट। ठीक है मयूरेश जी को मिड कैप वाले IT स्टॉक्स थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे हैं, और ये बात तो सच है कि 5 से 6% की अर्निंग ग्रोथ से मतलब काम कैसे चलेगा, IT से उम्मीद रहती नहीं है। बट ठीक है, अच्छी चीज़ है, थोड़ा भविष्य की तरफ देखें अगर मयूरेश जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब AI को लेकर भारतीय कंपनियां थोड़ी देर से जगी हैं, बट जगी तो सही है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ इन्होंने AI के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च वाला ये करार किया है। देखते हैं कि आगे कितना बेनिफिट होता है, बट अर्ली स्टेप्स हैं और भविष्य पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन आज के लिए जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आज फोकस में रहेंगी?
जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब से, जहाँ पर सिटी का इस पे कुछ टेक आ रहा है, जहाँ पर सिटी के टेक में कहा गया है कि मैनेजमेंट ने जो है FY26 और मीडियम टर्म के लिए जो है 10 to 12% रेवेन्यू ग्रोथ और 27 to 28% का एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है उसको मैनेजमेंट ने जो मेंटेन रखा है। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो कॉम्पिटिशन है अभी काफ़ी इंटेंस है, क्योंकि एंट्री बैरियर्स अभी जो अभी लो है, लेकिन जो ई कॉमर्स प्लेयर्स है उन्होंने जो है कुछ प्राइस हाइक किया है, जिससे जो है थोड़ा प्रेशर जो है मॉडरेट हुआ है। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि FY26 में प्राइस इंक्रीज का प्लान नहीं है और Feb26 के बाद जो है एलिवेट किया जाएगा। लास्ट हाइक जो है 3 साल लास्ट हाइक जब कंपनी ने लिया था वो 3 साल पहले लिया था। डॉक्टर रेड्डी में भी यहाँ पर सिटी का टेक आ रहा है, यहाँ पर जहाँ पर मैनेजमेंट ने जहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो एप्टा सेबेट का फाइलिंग है CY25 एंड तक हो जाएगा और CY26 में जो है इसका अप्रूवल एक्सपेक्टेड है। कंपनी जो है मल्टीपल कॉस्ट लेवल पर काम कर रही है, लेकिन R&D कॉस्ट एंड SG&A जैसे जो एक्सपेंसेस है वो एब्सोल्यूट टर्म में रिड्यूस नहीं होंगे और R&D कॉस्ट जो है 8 से 9% से रिड्यूस होकर 7 से 8% पर जो है सेटल हो सकती है। यहाँ पर JP मॉर्गन की जो है रिपोर्ट आ रही है इंडिया स्ट्रेटेजी पर, जहाँ पे JP मॉर्गन ने जो है निफ्टी 50 का जो टारगेट है 2026 एंड के उसको जो बढ़ाकर 30,000 का कर दिया निफ्टी 50 इंडेक्स का। और जो डोमेस्टिक फोकस स्टॉक्स को एक्सपोर्टर्स पर जो है प्रेफरेंस मेंटेन किया गया। और MSCI इंडिया अर्निंग्स का जो ग्रोथ फोकास्ट है JP मॉर्गन का, उसमें जो है CY26 में जो है 13% और CY2027 में जो है 14% का एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और JP मॉर्गन का कहना है कि जो इंडिया का जो इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है करंटली वो काफ़ी प्रीमियम पर है, लेकिन जो गैप है इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में वो अब लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आ गई है। और उनका ये भी कहना है कि जो डाउनग्रेड साइकिल जो है अब ख़त्म हो चुकी है अर्निंग को लेकर। आखिर में बात करेंगे इमामी पर, जहाँ पर इमामी पर जो है गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है। और उनका कहना है कि इमामी का जो वैल्यूएशन है वो बिलो सेक्टर एवरेज है। और उनका कहना है कि अगले 4 क्वार्टर में जो है रिकवरी देखने को मिल सकती है। और इमामी जो है 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है सेकेंड हाफ ऑफ FY26, जो कि Q3 और Q4 में जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इमामी पर। ठीक है, ये राय हो गई। इंडेक्स को लेकर भी व्यू आए हैं और कुछ कुछ स्टॉक्स को लेकर भी हमने देखा कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं। रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल जी, एशियन पेंट्स को लेकर एक खबर आई है कि ये जो इनकी सब्सिडरी है अबू धाबी वाली, उसमें ये दूसरा प्लांट अपना शुरू करने जा रही है और इसमें बर्जर पेंट्स एमिरेट्स 340 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अगर हम नवंबर सीरीज की बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर हाई है एशियन पेंट्स। हालांकि पिछले एक हफ्ते से एक बहुत ही नैरो रेंज में है। क्या आपको लगता है कि एशियन पेंट्स थोड़ा सा समय बिता के अब चलने के लिए तैयार होगा, या फिर चल गया शेयर अब इसको अवॉइड कर दें? टाइमिंग के लिए अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि अभिषेक जी मुझे पता है हमने मल्टीपल बार बाय रिकमेंडेशन दिया था जब स्टॉक 2280 के अराउंड था। फिलहाल स्टॉक 2880 के अराउंड है। अभी स्टॉक ने एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है एंड वो फ्लैग फॉर्मेशन का अगर ब्रेकआउट आएगा तो फिर नई खरीदारी करके चलने की सलाह यहाँ पर रहेगी। फ्लैग फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट होगा अभिषेक जी वो 2910 के ऊपर होगा, 2910 के ऊपर होगा, तो वहां पे हम खरीदारी करके चल सकते हैं लोअर लेवल पर 2850 का एसेट मेंटेन करके। तो अब फिलहाल टाइमिंग के लिए यहाँ पे तो अवॉइड करके चलने की सलाह है। 2910 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर आप वहां पे खरीदारी करके जा सकते हो। ठीक है, एशियन पेंट्स को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है। जो लेवल्स बताएं कुणाल जी ने, आप उसको फॉलो कीजिए अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाते वक्त। पटेल इंजीनियरिंग छोटी साइज की कंपनी, 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप होगा, लेकिन SECL से इनको 798 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और कोयला खनन और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा ये प्रोजेक्ट है। हालांकि स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पैसे कमा के दिए नहीं है पटेल इंजीनियरिंग का, कमजोर ही आपको दिखाई देगा महीने भर के टाइम फ्रेम में। कल अब चूंकि पूरा बाजार गर्म था तो पटेल इंजीनियरिंग में भी बाइंग हो रही थी, 3% ये शेयर चला। रत्नेश जी, ये ऑर्डर की खबर पॉजिटिव, क्या और ये शेयर चल सकता है? पटेल इंजीनियरिंग देखे तो कंटिन्यू लो फॉर्मेशन और अंडर परफॉर्मेंस है। कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है, पर मुझे नहीं लगता ऐसे कि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद है। मेरे हिसाब से तो हर उछाल में इसमें अपनी जो फंसी पोजीशन है उसमें निकलना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पे मुझे नहीं लगता है 36 रुपए के ऊपर इतनी आसानी से निकल पाएगा।
तो अभी जो बहुत ही नियर टर्म में जो कुछ बनता है इस पॉजिटिव न्यूज़ से जो थोड़ा बहुत छोटा टारगेट बनता है वो 36 का ही बनता है। नीचे में स्टॉप लॉस 31 का, पर नई खरीदने की सलाह नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। पटेल इंजीनियरिंग में आप देखिए 1 महीने में 10% आपको नेट ये शेयर नीचे दिखाई देगा। सिटी की रिपोर्ट आई है डॉक्टर लाल पैथ लैब पर, और 27-28% का एबिटा मार्जिन का उन्होंने टारगेट अपना बरकरार रखा है, और FY26 के लिए 10 से 12% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद जताई है। मयूरेश जी, ये जो डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज हैं, इन पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि देखिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं रहा है। अगर हम साल भर में देखेंगे तो डॉक्टर लॉल पैथ लैब में ऐसे कोई पैसे बने नहीं हैं। मार्जिन वाली प्रॉब्लम तो है ही। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें रिसेंटली अच्छी हुई हैं। एक तो ये कि इन्होंने बोनस इशू का ऐलान किया है 1:1 के रेशियो में। देखते हैं आगे कितना सपोर्ट देती है। दूसरा, जो नया लेबर कोड आया है, इसमें भी कुछ अच्छे प्रोविजंस हैं डायग्नोस्टिक वाली कंपनी से जुड़े हुए। आप ज़रा बताएंगे कि ये स्पेस आपको कैसा लगता है, और कोई शेयर इसमें जो आपको पसंद हो? जी नहीं, आई थिंक दो चीजें हैं। एक, आई थिंक अगर हम नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स ग्रोथ देखें डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए, तो 12 से 14% के रेंज में रह सकती है ऑन दी हायर साइड। डॉक्टर लाल्स के लिए आई थिंक जो एक नॉर्मलाइज्ड एबिटा मार्जिन की रेंज है वो 27 से 29% के बीच में रह सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक एक बड़ा एडवांटेज जो ये सारी कंपनीज के लिए, स्पेसिफिकली डॉक्टर लाल के लिए, है कि उनके बुक्स पे कैश अच्छी खासी है। तो आई थिंक जो ऑर्गेनिक ग्रोथ या इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों इनको परस्यू करती हो ऑल ओवर इंडिया, ये कैश के वजह से आई थिंक परस्यू कर सकते हैं। दे आर एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप डायग्नोस्टिक स्पेस को ब्रेकअप करें, तो हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उनके खुद के आर्म्स या यूनिट्स, वो एक मेजर कंपोनेंट है। अनऑर्गेनाइज मार्केट एक बहुत बड़ा खेमा है, और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स लाइक लाल हुआ, कृष्णा हुआ, बिकम अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट। सो आई थिंक स्कोप अच्छा है ग्रोथ के लिए एज द ऑर्गेनाइज मार्केट एक्सपैंड्स। बट नॉर्मलाइज्ड परिस्थिति में आई थिंक अगले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में इससे ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और इसलिए आप एक अर्निंग्स की एक फेयर एस्टिमेट लगाते हुए यहाँ से पोटेंशियल अपसाइड 8 या 10% के ऊपर मिररिंग अर्निंग्स ग्रोथ या उससे थोड़ा कम आना ही स्टॉक्स में थोड़ा मुश्किल है। तो जिनके पास है बने रह सकते हैं। डॉक्टर लाल हुआ, कृष्णा हुआ। कृष्णा इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग इट्स कैपेसिटीज। जहां तक रेडियोलॉजी का खेमा आई थिंक ऑफ सेगमेंट इज कंसर्न, जो पुराने स्टोर्स हैं दे आर डूइंग वेल, बट नए स्टोर्स में जैसे मैच्योरिटी आती है तो आरओसीज को अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, और अच्छे खासे आई थिंक जो स्टोर्स खुले हैं दैट विल इन द लास्ट 12 to 24 months वो अभी पॉजिटिवली आरओसी को कंट्रीब्यूट करेंगे कृष्णा के केस में। तो आई थिंक एक फेयर एस्टिमेट मेरे हिसाब से आई थिंक वो डायग्नोस्टिक प्लेयर्स इज 12 to 14% अर्निंग्स ग्रोथ, जिसका मतलब है कि एक फेयर वैल्यू यहाँ से 8 या 10% की अपसाइड खुलती है। तो जिनके पास से बने रह सकते हैं, इफ दे आर प्रॉब्ली लुकिंग एट सेफर बेट्स, यानी जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा खराब होने की चांसेस। ठीक है, सेफ्टी चाहिए तो आप बने रह सकते हैं, बट अगर सिर्फ सेफ्टी चाहिए मयूरेश जी, तो इससे अच्छे विकल्प भी बाजार में होंगे। मतलब डॉक्टर लाल पैथ लैब से तो ठीक है, ये राय है इस पर मयूरेश जी की। ओबरॉय रियल्टी आज फिर से फोकस में रहेगा। कल हमने देखा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ी रौनक लौटती हुई दिखी थी, और ओबरॉय रियल्टी ने एक करार किया है 4,706 स्क्वायर मीटर प्लॉट के रीडेवलपमेंट के लिए। मुंबई के नेपेन सी रोड पर ये प्लॉट है, और 1.18 लाख स्क्वायर फीट की फ्री सेल एरिया का अनुमान है। कुणाल जी, व्यू आपसे चाहिए। रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़े से कमजोर रहे हैं, थोड़ी बहुत जो बाइंग आती भी लोअर लेवल से वो टिक पाती नहीं है, दिक्कत ये है। आप जरा बताएंगे कि ओबरॉय रियल्टी कल हमने थोड़ी बाइंग देखी है, क्या इसमें तेजी कर सकते हैं? ओवरऑल रियलिटी की बात करें, कल के दिन में खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। स्टॉक मल्टीपल सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में 1662 के अराउंड का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। उसके पहले दिन बुलिश सलामी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पर काउंटर ने बनाई है। अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। 1600 के एसएल के साथ 1660 का यहाँ पे स्टॉक का क्लोजिंग है। 1600 का यहाँ पे एसएल लगाना पड़ेगा। टारगेट की बात करें तो 1705 का पहला टारगेट है। 1705 जैसे ही ब्रेक होता है अभिषेक जी, ये आपको 1780 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो ओवरऑल जो व्यू है ओवरऑल रियलिटी में पॉजिटिव साइड का, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी।
ठीक है, ओबरॉय रियल्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल क्लोजिंग अच्छी देखी, शेयर गया है 2.25%, ये मजबूत था। लेकिन चलिए, छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट्स लाइव की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, आप कहीं जाएगा नहीं। हैं मार्केट्स लाइव, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे 3 एक्सपर्ट। मयूरेश जोशी हैं, कुणाल परार हैं और रत्नेश गोयल हैं, जो आपको शेयरों को लेकर, बाजार को लेकर आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और बेहतरीन ट्रेडिंग वाले आइडियाज भी बता रहे हैं। कल हमने बढ़िया सत्र देखा बाजार का। 320 अंक चढ़ा निफ्टी, 26,200 के ऊपर गया। निफ्टी बैंक की बात करें तो 59,500 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी। और आज के लिए संकेत जो है वो चौतरफा ग्लोबली हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बढ़िया संकेत ये है कि एफआईज की तरफ से बाइंग बढ़िया आई है। हालांकि उसमें आप ये ध्यान रखिए कि कल एयरटेल वाली ब्लॉक डील भी थी, तो उसका भी कुछ पोर्शन जरूर रहा होगा। लेकिन ओवरऑल माहौल बाजार के लिए आज अच्छा दिखाई दे रहा है। आखिरी जो हमारी हेडलाइन थी एमएनएम को लेकर, जरा उस पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से फिर से एमएनएम में अच्छी बाइंग आई। 3700 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। तो जरा समझते हैं कि एमएनएम के शेयर में क्या रणनीति होनी चाहिए। आपसे ही जानना चाहेंगे मयूरेश जी, लगातार नए लॉन्चेस, जीएसटी का सपोर्ट, बढ़िया फेस्टिव बाइंग, तो ऑटो के लिए टेलविंड्स कई सारे थे। आप जरा बताएंगे कि आपको क्या पसंद है और एमएनएम का शेयर यहां से आपको कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, आई थिंक काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इनके इन्वेस्टर डे में भी इन्होंने आई थिंक जो एक प्रेजेंटेशन दिया था एमएनएम और उनके ग्रुप सब्सिडरीज के लिए, आई थिंक काफी पॉजिटिव आउटलुक इन्होंने दिया है। ऑब्वियसली आई थिंक एसयूवी मार्केट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, जहां पे इंडियन कंज्यूमर इज प्रॉब्ली लुकिंग एट हायर व्हीकल्स, हायर प्राइस्ड व्हीकल्स। और इसीलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के रह सकते हैं, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, ट्रैक्टर बिजनेस एक्सपेक्टेड टू डू वेल, उनकी बाकी सब्सिडरीज भी ठीक ठाक ही करनी चाहिए एज पर दैट प्रेजेंटेशन। और इसलिए अगर हम सम ऑफ पार्ट्स लेते हैं, स्टैंड अलोन ऑटोमोटिव बिजनेस एक्सपेक्टेड टू डू वेल, वो इलेक्ट्रिकल लॉन्चेस, इनकी जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी है आई थिंक इज सुपर्ब। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग शुड होल्ड अप फॉर एमएनएम, और इसलिए आई थिंक हम ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहेंगे स्टॉक के ऊपर। यहाँ से भी आई थिंक एक सिग्निफिकेंट अपसाइड रह सकती है अगले 12 या 24 महीनों में। व्हाट वी आल्सो कंटिन्यू होल्डिंग इन आवर पोर्टफोलियो इज hyundai इंडिया और मारुति सुजुकी, हमारे ग्लोबल और लोकल पोर्टफोलियोज में। हमें लगता है आई थिंक ये जो सिमिलर स्टोरी एमएनएम में प्ले आउट हो रही है, शायद ये 2 पीवी स्टॉक्स में प्ले आउट हो सकती है एज फार एज ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री डायनेमिक्स आर कंसर्न। ठीक है, महिंद्रा महिंद्रा को लेकर भी ये व्यू। एसबीआई को लेकर आपसे रत्नेश जी व्यू चाहिए। एसबीआई कल हमने देखी कि तगड़ी बाइंग आई, 999 रुपए तक ये शेयर गया। इस साल बढ़िया रफ्तार से चल चुका है। आगे आरबीआई की पॉलिसी का ट्रिगर होगा। अब कंसेंसस बिल्ड हो रहा है कि 0.25% का रेट कट आ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा और चले। एसबीआई क्या करें, क्या रणनीति होनी चाहिए? एसबीआई में बिल्कुल जिनके पास में है लोअर लेवल से, उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी यहाँ पे अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 950 रुपए के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जरूर यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल मार्क 1000 रुपए के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, पर अभी भी हायर हाई फॉर्मेशन है। एक अच्छे पैटर्न का यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था 900 रुपए, जिसका लगभग टारगेट आता है 1100 से 1200 रुपए के आसपास में। तो 950 रुपए के स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को होल्ड करें। और जिनको नई एंट्री लेना है वो भी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो कुछ भी छोटा सा डिप मिलता है 960 950 के आसपास में, वहां पे एंट्री ले 920 रुपए के स्टॉप लॉस से। एसबीआई पर आता हुआ तेजी के साथ स्टॉक कल के सत्र में भी तेजी के साथ बंद हुआ था, लेकिन इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। और मेटल सेक्टर में कल अच्छी खासी तेजी दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर हम आपके लिए स्क्रीन्स पर लेकर आए तो कल ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी मेटल इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन हमारे मेहमानों से भी उस पर राय ले लेंगे मेटल इंडेक्स पर। मयूरेश, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, चाइना से कोई बड़ी खबर तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन फंडामेंटली देखें तो दूसरी तिमाही के नतीजे ठीक ठाक थे, कोई नेगेटिव्स नहीं थे ज्यादा। पूरे मेटल सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? तो आई थिंक 2-3 वजह थी आई थिंक, जिसके वजह से आई थिंक एक अच्छी स्पर्ट देखने मिली है। एक आई थिंक एक्सपेक्टेशन यही है कि देयर माइट बी सम एलिमेंट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी जो शायद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। और अगर ये आती है तो फेरस प्लेयर्स, यानी जो स्टील बनाती है कंपनियां, स्पेसिफिकली टाटा स्टील हुआ, जेएसडब्ल्यू स्टील हुआ एज एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक अच्छा खासा इनको सहारा मिल सकता है।
दूसरा एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फेड है ये शायद एक रेट कट कर सकता है अगेंस्ट ऑल मार्केट ऑड्स एज वी स्पीक इन द दिसंबर पॉलिसी, और शायद आरबीआई का भी एक रेट कट आ सकता है जो थोड़ा राहत की सांस देता है मेटल इंडस्ट्री कंपनीज के लिए। तीसरा, आई थिंक इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे मॉडरेट हो गई है फेरस कंपनीज और जनरल मेटल स्पेस के लिए, और इसके वजह से क्योंकि डोमेस्टिक ग्रोथ और डिमांड अच्छी रह सकती है, जो लिवर्स हैं विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ गुड पेस और इनपुट कॉस्ट मॉडरेशन, आई थिंक ये ऑपरेटिंग लेवरेज पे शायद प्ले आउट हुआ, एंड अलॉन्ग विद सेफगार्ड ड्यूटीज अगर आती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक प्रोटेक्शन है इंडस्ट्री के लिए ये बरकरार रहता है इन टर्म्स ऑफ बेटर रियलाइजेशन ग्रोथ विद बेटर वॉल्यूम्स। आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है आई थिंक मेटल कंपनीज और स्पेसिफिकली स्टील कंपनीज थोड़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। मेटल सेक्टर, इसके अलावा टाटा स्टील और कई सारे स्टॉक्स पर आपने नजरिया दिया, लेकिन इमामी इस स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जहाँ पर उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन वैल्यूएशंस पर उनका नज़रिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उनका मानना है कि पीयर से कंपेयर करें तो इमामी अपने इंडस्ट्री पीयर्स के वैल्यूएशन के कंपैरिजन में काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट FY27 के प्राइस टू अर्निंग्स 24 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज जो 46 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि कंपनी नए ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रही है और वो आगे चल के कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ में हेल्प करेगा अगले 2 से 3 साल में। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट इमामी पर यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स से निकल कर आई है। रत्नेश, टेक्निकल व्यू क्या होगा इमामी पर? इमामी में आप देखिए कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह का आउट परफॉर्मेंस या किसी तरह का रिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बस एक अपने मल्टीपल सपोर्ट 500 रुपए के आसपास में है, तो एक सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत कुछ कंसोलिडेशन कर सकता है, और बड़ी तेजी की उम्मीद मुझे नहीं है। अभी हाल फिलहाल 540 550 तक की कुछ बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है। आज तक का बाउंस बैक आ सकता है इमामी के शेयर में। मुथूट और मणप्पुरम ये दोनों के दोनों शेयर आज फिर से फोकस में रह गए, क्योंकि गोल्ड की जो तेजी है थोड़ी सी और बढ़ गई है। गोल्ड हम देख रहे हैं कि $4160 के आसपास के भाव हो गए हैं, और हो सकता है कि आगे गोल्ड की थोड़ी सी तेजी और बढ़े, क्योंकि यूएस में फेड से रेट कट की एक्सपेक्टेशन से अगर दरें घटती हैं तो फिर थोड़ी सी हम देखेंगे कि बॉन्ड से निकल के गोल्ड वगैरह में रुझान बढ़ेगा। मयूरेश जी, आपका व्यू गोल्ड फाइनेंसेस पर? एक सेकंड राउंड की रैली हम फिर से स्टार्ट होते हुए देख रहे हैं, आपका व्यू क्या है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर? आई थिंक मुथूट ने एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिया है बोथ वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से, जहाँ पे वो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा रखते हैं, विच विल ट्रांसलेट इनटू डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल। कहीं ना कहीं आई थिंक जो गोल्ड प्राइसेस एलिवेटेड है, जो एलटीवी कीमती रहती है, आई थिंक वो थोड़ी बेटर सिनेरियो पेश करती है गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए, और इसलिए आई थिंक जैसे ये सिनेरियो प्ले आउट होता है कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रहती है ये सस्टेनेबल रहने की हम उम्मीद लगाए बैठते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल गोल्ड परचेजेस होती हैं वो थोड़ी कम हो जाती है विद एलिवेटेड गोल्ड प्राइसेस। एट द सेम टाइम आई थिंक जो टनेज ये मेंटेन करते हैं अक्रॉस देयर स्टोर्स एंड देयर सेंट्रल रिजर्व्स एज वेल, वो ठीक ठाक रहता है, इनकी कैपिटल एड्यूकेसी ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो निम्स और स्प्रेड्स है विद इंटरेस्ट रेट कट्स गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ बेटर कैपिटल एड्यूकेसी और बेटर क्रेडिट रेटिंग, ये रिलेटिवली बेहतर है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं ये थोड़े कम होते हैं विद एलटीवीज बीइंग मोर फेवरेबल गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के फेवर में, और एट द सेम टाइम ये सारे जो टेलविंड्स है विद निम स्प्रेड्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन देयर फेवर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ डबल डिजिट वॉल्यूम एंड अर्निंग्स ग्रोथ, ये शायद टेलविंड्स बनती है स्टॉक के लिए। ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, ओनली प्रॉब्लम इज दैट इट इज जेस्टेटिंग मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स एज वी स्पीक, और इसलिए मुझे लगता है जिनके पास से बने रहना चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मुझे लगता है थिंक थोड़ा समय चाहिए। नया निवेश करने से पहले थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि चले बहुत ही। देखिए कितनी रफ्तार रही है, ये आपके स्क्रीन पर आ भी रहा होगा कि साल भर में लगभग मुथूट फाइनेंस का शेयर जो है वो डबल हो गया है, और हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर फिर से ये कारोबार कर रहा है। 3740 रुपए के भाव आपकी स्क्रीन पर। एक और शेयर जो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, बाजार का दिग्गज रिलायंस, व्यू आपसे चाहिए इस पर कुणाल जी। कल हमने देखा कि 1570 रुपए के आसपास तक ये शेयर पहुंच गया, 1571 का कल हाई बनाया रिलायंस ने, और वॉल्यूम भी काफी तगड़े रहे।
जेपी मॉर्गन काफी बुलिश है, 1727 का टारगेट वो दे रहे हैं और आउटलुक काफी अच्छा नजर आ रहा है उनको 2026 का। एक खबर भी आई कि डेटा सेंटर में अपने कुछ जेवी पार्टनर्स के जरिए ये निवेश कर रही है आंध्र प्रदेश में। करीब $13.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रही कंपनी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर। तो ये एक इमर्जिंग स्पेस पर भी लगातार फोकस बनाए हुए है RIL। स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? क्या 1600 के पार जाने के लिए तैयार है? डेफिनेटली मोमेंटम काफी अच्छी है। पिछले कई दिनों से कई बार 1530 1535 का रेजिस्टेंस फेस किया था, इस बार 1550 के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो गया। सो रेजिस्टेंस के बाहर आ चुका है। इतना नहीं, जो उसका ऑल टाइम हाई लगा था जो स्टॉक ने बनाया था, मुझे लग रहा है कि वो हाई भी स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखा सकती है। ओवरऑल जो व्यू है स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का है। 1600 तक के लेवल हमें ये स्टॉक बता सकता है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नई खरीदारी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है। बट आपके पास अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलिए। 1600 का पहला टारगेट 1600 जैसे ही ब्रेक होगा 1640 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1640 तक के लेवल्स रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर आ सकते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्शन दिखा है और हमारे टेक्निकल एनालिस्ट का यही मानना है कि ये ट्रेंड आगे चलते हुए भी कंटिन्यू होता हुआ ही नजर आएगा। 9:08 हो चुके हैं। 9 के नवरत्न का समय हो चुका है। करीब 7 मिनट बचे हैं बाजार खुलने में। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स है जहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा, मिताली हब जुड़ चुकी है ये बताने के लिए। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। 9 के नवरत्न में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पेटीएम पे। RBI ने ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दे दिया है इनकी दूसरी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स को, जो कि अब पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ऑपरेट कर पाएंगे। JNK बैंक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी के लिए न्यूट्रल स्टैंस है। बोर्ड ने अप्रूव किया है 1250 करोड़ रुपए का कैपिटल रेज, जिसमें से 700 करोड़ रुपए 750 करोड़ रुपए जो है वो QIP के द्वारा रेज होने वाले हैं। बाकी के 500 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के थ्रू रेज होंगे। अशोका बिल्डकॉन के लिए भी है पॉजिटिव खबर। इनका जो आर्म है अशोका कंसेशंस, वहाँ से 5 SPVs वो बेचने वाले हैं मेपल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को, और जो साइज़ है वो है करीबन 1814 करोड़ रुपए का। पटेल इंजीनियरिंग के लिए भी खबर पॉजिटिव है। यहाँ पे कंपनी को 800 करोड़ के आसपास का एक प्रोजेक्ट मिला है कोल्ड एग्जीक्यूशन और ट्रांसपोर्ट का SECL से। एशियन पेंट्स की बात करें तो कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर है। बर्जर पेंट्स एमिरेट्स, जो कि कंपनी की सब्सिडरी है, वो एक सेकंड प्लांट लगाने वाली है आबू धाबी में और इन्वेस्टमेंट रहेगा करीबन 340 करोड़ रुपए का। जो इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बताई जा रही है 55,800 किलोलीटर प्रति ईयर के हिसाब से। स्टर्लिंग और विल्सन की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी को एक EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है 240 मेगावाट AC सोलर PV प्रोजेक्ट है ये, 1313 करोड़ रुपए का साउथ अफ्रीका के लिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के लिए भी पॉजिटिव खबर है। कंपनी ने एक लीज डीड साइन करी है 5 एकड़ लैंड के आसपास की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क में डेवलपमेंट के लिए। IT इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नो पार्क फेज 1 केरला में। स्टार्स एक्सेसरीज की बात करें तो कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए, काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में करीबन 6.5% का इजाफा और EBITDA में 12% का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी करीबन 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। और जो डिमांड है ही इनकी कोर कैटेगरीज में अच्छी देखने को मिली और कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिल रही है। साथ ही फर्स्ट फेज जो एडिशनल कैपेसिटी का है वो करीबन 1.5 मिलियन यूनिट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनल होना QY FY27 से। MOFSL ने पिरामल फाइनेंस पर भी अपनी रेटिंग दी है। उन्होंने जो बाय की रेटिंग थी उसे बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। नया जो टारगेट प्राइस निश्चित किया है वो है 1790 रुपये का। पहले वाला टारगेट प्राइस था 1460 रुपये का। उनका कहना है कि जो टोटल AUM है वहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हैं करीबन 23 से 26% केगर के साथ, और रिटेल AUM की ये ग्रोथ की बात करिए FY25 से FY28 के बीच। तो ये थे 9 के नवरत्न शेयर्स। बिल्कुल, तो 9 के नवरत्न स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखेगा। मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी स्टॉक्स पर नज़र डालने के लिए। एक स्टॉक पटेल इंजीनियरिंग पर नज़र डालेंगे। छोटी कंपनी है लेकिन बड़ा ऑर्डर मिला है, शायद यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा NACL इंडस्ट्रीज़ फंड रेजिंग, पटेल इंजीनियरिंग में प्री ओपन में 8% की तेज़ी दिखी है। जैसे मैंने बताया छोटी कंपनी है लेकिन कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है यहाँ पर। NACL
इंटेल इंडस्ट्रीज भी 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। यहाँ पर फंड रेजिंग प्लान्स 1 दिसंबर को कंसिडर किए जाएंगे, जिसके चलते प्री ओपन में यहाँ पर भी स्टॉक तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। वर्लपूल में बड़ी ब्लॉक डील होने वाली थी, उसकी भी डिटेल्स कुछ ही मिनटों में आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन दिखेगा। रियल एस्टेट सेक्टर पर मयूरेश आपकी राय लेना चाहूँगी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर, और इन जनरल फंडामेंटल व्यू क्या रहेगा इस पूरे सेक्टर पर। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो कोविड के बाद डिमांड अपटिक दिखा है, लेकिन नियर टर्म में किस तरह के डिमांड ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं और कौन से प्लेयर्स पर आपका नज़रिया पॉजिटिव होगा? नहीं, अभी आई थिंक ओवरऑल डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स अभी सेटल डाउन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप अक्रॉस प्लेयर्स देखते हैं तो जो नए लॉन्चेस हैं ये काफी सिलेक्टिवली हो रहे हैं। इसलिए आई थिंक नए डेवलपर्स आर वेरी वेरी सिलेक्टिव कहाँ ये लॉन्च कर रहे हैं, इसलिए प्री सेल्स वेलोसिटी एक रीजनेबल मात्रा में ग्रो होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक सर्टन पॉकेट्स में डिमांड डायनेमिक्स अभी भी काफी तगड़ी है। इन्वेंट्री लेवल्स थोड़े बढ़ रहे हैं इन सर्टन पॉकेट्स अगेन, और इसलिए आई थिंक आपको थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक इसमें रहना पड़ेगा। A large part of the reality market is now going through a JDA route, जो जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट्स करते हैं दूसरे लैंड ओनर्स के साथ, जिसके वजह से इनकी जो लेवरेज कंपोनेंट होती है वो काफी कम हो जाती है, एंड एट द सेम टाइम दे कैन डेवलप न्यूअर प्रोजेक्ट्स इन अ फास्टर एंड अ टाइम बाउंड फैशन एज वेल। इसलिए हमें लगता है आई थिंक बीइंग सिलेक्टिव इन दिस एरिया, DLF जैसा स्टॉक हुआ या फिनिक्स मिल्स जैसा स्टॉक हुआ, यहाँ पे अर्निंग्स शायद होल्ड अप कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक। DLF में आई थिंक ऑब्वियसली एक तड़का है कमर्शियल एन्युटी बिजनेस का अलॉन्ग विद रेसिडेंशियल, एंड सिमिलरली फॉर फिनिक्स आई थिंक जो मॉल एक्सपेंशंस इनके हुए हैं और होटल स्ट्रोक की डेवलपमेंट जैसे हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग मच स्ट्रेस ऑन द बैलेंस शीट, ये अर्निंग्स को हमारे ओपिनियन में सहारा दे सकते हैं। ठीक है, तमाम स्टॉक्स पर ये व्यू हो गया। चलिए बाजार की ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और निफ्टी बैंक में फिर से नई ऊंचाई की आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि प्री ओपन में जो लेवल सेटल हुए हैं 59,600 के ऊपर सेटल हुए हैं, 77 अंकों की तेजी है, तो नया हाई बनेगा निफ्टी बैंक पर। लेकिन क्या खुलने के साथ ही निफ्टी भी इस रेस में शामिल हो जाएगा नए हाई के, क्योंकि 26,261 पर लेवल सेटल हुए हैं निफ्टी के और 26,277 16 अंक यहां से दूर है। क्या आप बाजार खुलने के तुरंत बाद नया शिखर बनते हुए देखेंगे? देखिए कई सारे ट्रिगर्स तो हैं कि क्यों निफ्टी नया शिखर बना सकता है। FIs की तगड़ी बाइंग हो रही है, RBI के साथ साथ US फेड की दरें घटने की संभावना जो कि पॉजिटिव है, डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, US बॉन्ड यील्ड में नरमी है, ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है, $63 के आसपास के भाव हैं। तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए, फ्यूल पूरा है। देखते हैं कि आज ये बन जाता नहीं बन जाता है, लग तो रहा है कि बन जाएगा बाजार खुलने के साथ ही। हिंडाल्को की अच्छी ओपनिंग होगी, फिर से करीब 1% ऊपर ये शेयर खुल रहा है। हालांकि एक चीज नोटिस करने वाली है कि निफ्टी में ना तो एक भी शेयर 1% से ज्यादा ऊपर खुल रहा है, ना तो एक भी शेयर 1% से ज्यादा गिरावट का शिकार होगा। HDFC बैंक में हल्की गिरावट है, 0.25% के आसपास के। नेस्ले और अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा कुछ और शेयर हैं जो हल्की सी कमजोरी के साथ खुल सकते हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो तगड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। 26,261 पर 0.25% के गेंस के साथ निफ्टी की ओपनिंग होने के संकेत हैं, और जो संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा था बाजार उसको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत हो गई है, शुरुआत होने के बाद बाजार थोड़ा सा नीचे आया। निफ्टी की जो गेंस हैं वो अब रह गए हैं 9 अंकों की पॉजिटिव शुरुआत के बाद। निफ्टी बैंक नए हाइस पर, 65 अंकों की तेजी। रिलायंस पॉजिटिव, 1570 रुपए का भाव। लेकिन आज जो सपोर्ट इंडेक्स को मिल रहा है वो मिल रहा है हिंडाल्को से, M&M से। L&T लगातार मजबूत है, ये शेयर भी चल रहा है। थोड़ी थोड़ी बाइंग हम देख रहे हैं कि फार्मा कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में भी आ रही है। सन फार्मा, ट्रेंट जैसे शेयर आपको ऊपर दिखाई देंगे। M&M की जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है, M&M के शेयर में आधे % से ज्यादा के गेंस आपको दिखाई देंगे। निफ्टी ऊपर आ रहा है, 26,242 ये लेवल्स हैं। हमने देखा था पिछले साल 26 सितंबर को निफ्टी ने 26,277 का हाई बनाया था, और उस दिन भी बृहस्पतिवार ही था। आज देखते हैं कि बृहस्पतिवार फिर से लगभग 14 महीने के बाद क्या नए हाइज निफ्टी पर बन रहे हैं। 52 वीक हाइज तो निफ्टी ने छू लिया है। अब ये ऑल टाइम हाई की बातचीत करें, थोड़ा सा इंडेक्स को सेटल हो जाने देते हैं। अदरवाइज आप देखिए आज जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो अच्छा दिखाई देगा। फिर से 450 शेयर अगर कमजोर हैं तो करीब 550 शेयर कमजोर हैं। 1600 से ज्यादा शेयर हम देखने की मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। आज मेटल फिर से माहौल अच्छा है, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ लगातार कम हो रही है। US में रेट कट की उम्मीदें हैं,
इससे मेटल को सपोर्ट मिला है। नैल्को आज हम देख रहे हैं कि वायदा का टॉप गेनर है और इसके साथ साथ वेदांता में भी तेजी है, करीब 1.25% के आसपास की। पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है पेटीएम को, हालांकि शेयर में 1% की ही तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। 1.25% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। अशोक लेलैंड का शेयर मजबूत, 250 रुपए के आसपास के प्राइसेस, करीब 2% ऊपर आज ये है। वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये भी शामिल है। टाटा पावर में पावरफुल जो मूव है आज भी जारी है, 1% के आसपास की तेजी आज हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन आईजीएल फिर से स्लिप कर गया, आईजीएल में करीब 2.25% के आसपास की गिरावट है। इस बीच वर्लपूल 12% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ है वर्लपूल में, ये आप देखिए। और जो शेयर है चूंकि डिस्काउंट पर ये ब्लॉक आना था, करीब करीब 14% के डिस्काउंट पर शेयर अब देखिए 11% नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लाजमी, ये तो फिर होना ही था। 1.5 करोड़ शेयरों के कई सौदे हुए हैं, 12% की बड़ी इक्विटी चेंज हुई है। देखते हैं बाद में ये पता चलेगा कि किसने लिया है, ये हिस्सा किसने लिया है। प्रोमोटर की तरफ से ये स्टेक सेल हो रहा है और बाजार की जब भी तेजी होती है ना तो ये देखने को मिलता है कि जब शेयर चल जाते हैं तो प्रोमोटर सोचते हैं कि थोड़ा इसको एनकैश कर लिया जाए, और वही स्थिति हम वर्लपूल के शेयर में भी देख रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ और शेयरों पर जरा नजर डालते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल आपको शुरुआत में निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों रेंज में दिखाई दे रहे हैं। एक हर्डल है निफ्टी के लिए 26,250 के आसपास, उसको पार कर लेता है तो आप फिर नया हाई बनने में 1 मिनट भी लगेगा नहीं। निफ्टी बैंक तो नए हाईस पर चला गया है, क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी है? ये सवाल अपने एक्सपर्ट से हम पूछेंगे कि बहुत चल गया है, क्या 59,600 के आसपास 600 से 800 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? करनी तो चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि बाजार में तो आप आते ही इसलिए हैं। निफ्टी आप देखिए शिखर से 42 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है। आज जो बड़े मूवर्स हैं बाजार के, आप देखेंगे कि IOCL 4% ऊपर है, गोदरेज एग्रोवेट में करीब 3.5% की तेजी है, अशोका बिल्डकॉन में 3.5% की तेजी है, इरकॉन में 2.5% की मजबूती, मोयल नाल्को मेटल वाले शेयर मजबूत हैं, 2.5% ये ऊपर है, अशोक लेलैंड भी 2.5% ऊपर आ गया है। तो स्ट्रेंथ बन रही है इन शेयरों में। PBR लगातार कमजोर, करीब 2% नीचे आज भी है। वर्लपूल तो ब्लॉक डील के चलते टूट रहा है, लेकिन सिटी यूनियन बैंक में थोड़ी सी कमजोरी है, 1.5% के आसपास की। नेटको फार्मा कल 10% चला, आज 1.5% नीचे ये शेयर आपको दिखाई देगा। टाटा इन्वेस्टमेंट में हाल फिलहाल अच्छे मूव आए थे, 1.5% नीचे ये दिखाई देगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा नरम है, लगातार अच्छे रिटर्न्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कमा के दिए थे, लेकिन थोड़ी सी नरमी ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है। तो ये कुछ शेयर्स हैं, इन पर आप नजर रख के चलिए जहां पर आज बड़े मूव्स हैं। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में जो कमजोरी है रियल एस्टेट में थोड़ी सी नरमी है, ऑयल एंड गैस में सिलेक्टिव हम नरमी देख रहे हैं। निफ्टी IT सपाट दिखाई दे रहा है, सपोर्ट है मेटल से कल की तरह। ऑटो में भी हम देख रहे हैं कि बाइंग ब्रॉड बेस्ड नहीं है, सिलेक्टिव बाइंग हो रही है, डिफेंस में भी सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। तो आज बाजार थोड़ी सी दिशा की तलाश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई के आ जाने के बाद थोड़ा सा समय बिता रहा है, 40 अंकों पर निफ्टी है और निफ्टी बैंक है करीब 115-20 अंक ऊपर। चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, जानते हैं कि अभी आपके लिए कहां पर बन रहे हैं शानदार कमाई के मौके। बिल्कुल, तो सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड्स हमारे मेहमानों से ले लेते हैं। रत्नेश, आपसे पूछना चाहूंगी ओपनिंग ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे? जी, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम मेटल में दिखाई दे रहा है, उसमें VDL में काफी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है तेजी कंटिन्यू रह सकती है। जो प्री ओपनिंग सेशन में बनी है, यहाँ पे 515 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में टारगेट बन सकता है 535, 537, ये 2 टारगेट बन सकते हैं। तो कुछ ट्रेडिंग आइडियाज रत्नेश से आते हुए कुणाल, आपसे पूछूंगी आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन से सेक्टर्स के होंगे? कुणाल, ये सवाल आपके लिए था, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। वेल IRFC के ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। हैमर कैंडलस्टिक्स बनाने के बाद अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है। 115 के SL के साथ खरीदारी करके चलिए। फिलहाल IFC 119 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। टारगेट की बात करें तो 122 का पहला टारगेट है, नहीं ब्रेक होता है तो 127 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो व्यू IRFC पे फोकस करके चलने का है। 100 प्रेशर लेवल से खरीदारी करके चलिए, 115 का SL यहाँ पे मेंटेन करके चलिए। नजरिया और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए, लेकिन निफ्टी की बात करें तो 51 अंकों की तेजी के साथ 26,250 के पार कारोबार करता हुआ ऑल टाइम हाई लेवल से थोड़े ही दूर है। शायद आज के या कल के सत्र में ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर से एक बार रीच हो जाए। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है आपको, ऑल टाइम हाई लेवल्स आज दिखेंगे?
मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बट वी आर वेरी वेरी क्लोज, तो बिल्कुल मुमकिन है। और मुझे लगता है, आई थिंक जो लार्ज कैप्स की मूव अभी आई है, मिड कैप्स है प्रोबेबली लैंग्वेज्ड का। काफी इन्वेस्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि इवन इफ मार्केट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, हमारे पोर्टफोलियो में कुछ नहीं हुआ है। और ये लाजमी है क्योंकि पहली मूव लार्ज कैप्स में आती है एंड देन दैट इज फॉलोड बाय मिड कैप्स एज द मार्केट कंसोलिडेट्स। तो बिल्कुल लगने की उम्मीद है। और मुझे लगता है, आई थिंक अगर ये ऑल टाइम हाईज लगते हैं तो केक सेलिब्रेशन जरूर होना चाहिए। 4 अंक दूर है अब हम ऑल टाइम हाई लेवल से, तो शायद कुछ ही मिनटों में ये हो भी जाए 2 अंक दूर। निफ्टी 26,000 के पार 26,277 ये ऑल टाइम हाई लेवल है। 276 पर ऑलरेडी है हम, तो शायद ऑल टाइम हाई लेवल्स कुछ ही मिनटों में होता हुआ नजर आ सकता है। ओके, निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स फिर एक बार। इंडिया के फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अर्निंग्स ग्रोथ पर हमेशा से फोकस रहा है और काफ़ी रेजिलिएंट रही है इंडिया के मार्केट्स। ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी अनसर्टिनिटी, उसके बावजूद इंडिया फिर एक बार ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। निफ्टी आपके स्क्रीन्स पर आता हुआ। अभिषेक, काफ़ी अच्छा मुकाम फिर एक बार भारतीय बाजारों ने पार किया है। आशीषा, निश्चित तौर पर नया ऑल टाइम हाई लग गया है और 2 साल 1 दिन के बाद 26 सितंबर 2024 को 26,277 का हाई बना था और उसके बाद काफी लंबा इंतजार हमने किया। बीच में देखिए कई सारी चीजें आई बाजार के लिए। एक तो वैल्यूएशन थोड़ी शूटअप हो गए थे, कैपेक्स रुक गया था क्योंकि पिछला साल जो था ये इलेक्शन ईयर था, इंटरेस्ट रेट थोड़े हाई थे और उसके बाद कई सारी चीजें हुई हैं, कई सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, कई सारे डिसरप्शन भी आए। हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट घटे, लेकिन अमेरिका में टैरिफ को लेकर जो चैलेंजेस पैदा हुए उसने बाजार का मोमेंटम ब्रेक करने का काम किया। लेकिन अच्छा है, सब कुछ अब ठीक दिखाई दे रहा है और अच्छी चीजें हैं कि बाजार में ना पार्टिसिपेशन सारे सेक्टर का दिख रहा है। हालांकि अगर हम डेटा निकालने आप जाएंगे तो आपको अभी भी दिखेगा कि NSE 500 के करीब 350 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी 52 वीक हाई से 10 से लेकर 50% के आसपास की। लेकिन ऑल टाइम हाई बनने के पीछे के ट्रिगर ये हैं। एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में नजर आ रही है। टैरिफ को लेकर हो सकता है कि जल्द ही अच्छी बातें आपको सुनने को मिलें। दोनों देशों की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि अग्रीमेंट बन जाएगा। कुछ शर्तें भारत ने मान ली भी है। देखिए, आपने देखा कि रिलायंस ने अपना जो रशिया से परचेज है ऑयल का उसको स्टॉल कर दिया है जामनगर की रिफाइनरी के लिए। ये एक अच्छी चीज हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की कोशिश भी अमेरिका कर रहा है, ये एक बढ़िया चीज है। ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है, $63 के आसपास के प्राइसेस हैं। अर्निंग जो आई सेकंड क्वार्टर की निश्चित तौर पर काफी ज्यादा ये मजबूत आई, बाजारों को सपोर्ट करने का काम किया और जितनी उम्मीदें थी उससे बेहतर आई और ये माना जा रहा है क्योंकि बाजार थोड़ा फ्यूचर में देखता है। तो सेकंड हाफ अच्छा माना जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का कि अर्निंग रिकवरी और देखने को मिलेगी कंपनीज के। एक ट्रिगर निश्चित तौर पर ये बन गया। एफआईज अब तक आ नहीं रहे थे, लेकिन कल हमने एफआईज का आंकड़ा देखा है। आप एयरटेल की ब्लॉक डील को उसमें मेंशन कर सकते हैं कि वो भी एक वजह थी, लेकिन फिर भी इंटेंट थोड़ा सा दिख रहा है एफआईज की तरफ से। कल इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखेंगे कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। तो मल्टीपल फैक्टर है और बाजार के पास पूरा का पूरा फ्यूल था। जो बड़े शेयर हैं, जो बाजार के जो दिग्गज हैं, जो वेटेज कमांड करते हैं, हाल फिलहाल हमने देखा कि उनमें अच्छी बाइंग आ रही है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीसी बैंक, एल&टी, ये तमाम शेयर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कुल मिला जुला के 287 ट्रेडिंग सेशंस के बाद निफ्टी ने लगा दिया है फिर से नया ऑल टाइम हाई। निफ्टी बैंक भी है नए ऑल टाइम हाई पर। तो आज दोनों के दोनों इंडेक्स ने नया ऑल टाइम हाई एक साथ लगाया है और बाजार में कैटलिस्ट ढेर सारे हैं शीशा यहां से आगे भी चलने के लिए। अभी ठीक है, तो 27 सितंबर 2024 के बाद आज फिर से एक बार बाजारों ने ऑल टाइम हाई लेवल। सिर्फ 5 स्टॉक पर नजर डालेंगे निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी इस पीरियड में दिखी है। आयशर मोटर्स 40% से ज्यादा रिटर्न्स इस पीरियड में दिखे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, SBI, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया है फिर एक बार ऑल टाइम हाई लेवल्स पार करने में। आयशर मोटर्स आपके स्क्रीन पर, इसके अलावा
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल और SBI। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी पिछले कुछ दिनों में दिखी है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन है। BSE, पेटीएम, मुथूट फाइनेंस, इंडियन बैंक, L&T फाइनेंस, ये सभी स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा एक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। तो कई सारे स्टॉक्स जिसके चलते निफ्टी फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ। रत्नेश, आपसे पूछना चाहूँगी, ठीक है गौरव, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आपके ओपनिंग कॉल्स क्या रहेंगे और निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल्स के बाद अब निफ्टी पर आपका कौन सा टारगेट होगा? यस, गुड मॉर्निंग आशीषा। ये आज का दिन काफी खास बन जाएगा। इट विल गो इनटू हिस्ट्री नाउ। और मैं सभी निवेशकों को, व्यूअर्स को, आपकी टीम को नए उच्चतम स्तर के निफ्टी ने जो लगाया उसकी बधाई देना चाहूंगा। 11-11.5% की ग्रोथ ईयर टू डेट अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नॉट एट ऑल अ बैड ईयर सो फार। ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा है, इंप्रेसिव, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से आने वाला 2 क्वार्टर्स बाजार के लिए और ज्यादा अच्छे रहेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस पैक अपना रोल प्ले करता रहेगा, ऑटो के अंदर मोमेंटम बरकरार रहेगा। मैं क्विकली अपने आज के ट्रेड जरूर शेयर कर देता हूं। दोनों ही ट्रेड्स लॉन्ग साइड पर हैं। NBFC में आई हैव रिमेन्ड अ पॉजिटिव आउटलुक। पहला शेयर मैं L&T फाइनेंशियल सर्विसेज में बाय रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 297 और 325 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर। जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा। इंडिया की एक दिग्गज MNC है। करंट लेवल 1940, बाय की सलाह रहेगी। 1870 का स्टॉप लेना है और 2050 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। दोनों ही लॉन्ग कॉल्स हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों तेजी वाले शेयर हो गए। ग्लेनमार्क को लेकर व्यू है। L&T फाइनेंस में भी खरीदारी करने की सलाह है। 26,295 का हाई बना दिया है निफ्टी ने, और हम देख रहे हैं कि 26,280 के आसपास निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की तेजी और बढ़ गई, 59,750 के आसपास है निफ्टी बैंक। तो अच्छी तेजी। एक राय रत्नेश जी आपसे भी लेना चाहेंगे इंडेक्स को लेकर, क्या बाजार में बने रहें, तेजी अभी और होगी? ये सवाल मयूरेश जी आप जरा इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि बाजार में ये इन्वेस्टेड रहने का समय है या फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक एक बार पोर्टफोलियो मॉनिटर करना चाहिए ऑल टाइम हाइस पे। और जो अच्छे क्वालिटी लीडरशिप स्टॉक्स हैं जहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रह सकती हैं, दे शुड कंटिन्यू इन योर पोर्टफोलियोज। जहाँ पे अर्निंग्स बिल्कुल नहीं है और ये मार्केट्स में आई थिंक एक रिएक्टिव मोड पे आई थिंक आ चुके हैं एंड दे हैव बीन लगार्ड्स बट हैव कम अप इन योर पोर्टफोलियो, वो एक बार रिव्यू करके वीड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो, weed out laggards in your portfolio and retain your winners. ठीक है, ये राय हो गई। आज आप देखिए कि ऑटो में अच्छी बाइंग हो रही है। बजाज ऑटो में तेजी आपको दिखाई देगी, और इसको लेकर ना कंसेंसस बाई एक तरह से हमारे एक्सपर्ट्स के बीच में है। M&M के शेयर में आधे % के आसपास की तेजी है। बैंकिंग में ICICI बैंक में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती है। ICICI बैंक हम देख रहे हैं कि जो फ्रंटलाइन की जो बैंक है उसमें सबसे ज्यादा वीक रहा है ये शेयर। क्या ICICI बैंक की वीकनेस का जो दौर है क्या वो खत्म हो गया है? 2 दिन की तेजी से कुणाल जी क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? ICICI बैंक को यहां से फ्रेश लॉन्ग करना है? वेल, ICICI बैंक की बात करें 1386 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो व्यू है फिलहाल ICICI बैंक को लेकर पॉजिटिव साइड का ये डेफिनेटली यहाँ से लॉन्ग करके चलने की सलाह है। 1386 के अराउंड चल रहा है। 1350 का हम यहाँ पे एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 1415 का पहला टारगेट है, वो जैसे ब्रेक होता है 1460 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो डेफिनेटली प्रेजेंट लेवल से ICICI बैंक में पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह है। ICICI बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। मेटल पैक में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। अच्छा, मेटल को एक बार जरा ना मैं एक बार अशोक लेलैंड पर व्यू लेना चाहूंगा आपसे गौरव जी। अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग काउंटर, अच्छी तेजी इसमें बन रही है। आप जरा बताएंगे कि कहां तक ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है और इसको फ्रेश लॉन्ग करना है?
अभिषेक जी, यस, अशोक लेलैंड के शेयर में अच्छी तेजी है। आज ही नहीं, पिछले 2-3 दिन से इसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। 145 से 154-55 की चाल ऑलरेडी दिखा चुका है। अभी भी मुझे इसके अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ लगता है, एंड आई थिंक हमें 160-62 का रेंज जल्दी ही दिख जाना चाहिए। निवेशकों को होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, निवेशकों को होल्ड करने की सलाह है। आज बाजार को जो लीड कर रहे हैं जो शेयर आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये दोनों के दोनों करीब करीब 1 से 1.5% की तेजी पर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे, तो वहां से स्ट्रेंथ है। तो जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले ना बेहतर रफ्तार आज की भी सत्र में आपको दिखाई देगी। निफ्टी तो नया नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, निफ्टी बैंक तो पहले बना चुका है और आज फिर से हम देख रहे हैं कि और नई टेरिटरी की तरफ जा रहा है। क्या 60,000 पे निफ्टी बैंक पार कर लेगा? क्या आज या फिर कल जो आखिरी ट्रेडिंग सत्र है इस हफ्ते का, उसमें पार होते हुए देखेंगे, इस पर नजर रहने वाली है। मयूरी जी, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए किसी को नया पोर्टफोलियो प्लान करना हो और उसमें बीएफएसआई वाले जो शेयर चुनने हो, तो आपकी प्राथमिकता में कौन से शेयर होंगे? किनको आप सबसे पहले रखेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप और एनबीएफसी सब मिला के? अभिषेक जी, अभी भी आईसीआईसीआई बैंक काफी पसंद आ रहा है और ये क्लियर डिस्क्लेमर ये हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे लोकल और ग्लोबल पोर्टफोलियोज में है। एनबीएफसीज मुझे लगता है, आई थिंक टैड बिट बेहतर कर सकती है, क्योंकि जो ये बोरोइंग करती है बैंक से, क्योंकि ब्याज दरें कम हुई है, यहाँ पे एक अडेड एडवांटेज मिलता है। बट बेटर रेटेड एनबीएफसीज जिनके कैपिटल एडिक्वेसी काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अक्रॉस टाइम पीरियड्स ये अच्छा करने की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स इतने एविडेंट नहीं है, और जहां पे आई थिंक रिटर्न रेशियोज ठीक ठाक रह सकते हैं, तो स्टॉक्स लाइक श्रीराम फाइनेंस हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, कैन कंटिन्यू डूइंग वेल। तो मुझे लगता है, आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक्स पीएफएसआई स्पेस में मेरे हिसाब से आई थिंक आर स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रहने चाहिए, और जहाँ पे आई थिंक एक जो हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं रिटर्न रेशियोज के हिसाब से, कंपेयर टू हाउ द बैलेंस शीट विल प्रॉब्ली परफॉर्म, ये रिलेटिवली बेहतर रह सकती है कंपेयर टू द सेकंड रंग और थर्ड रंग प्लेयर्स विद इन द स्पेस। ठीक है, तो ये बाजार पर नज़रिया, फंडामेंटल नज़रिया भी हम आपके सामने रहा, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं जहां पर सबसे तेज़ी पिछले एक साल में दिखी है, और बजाज फाइनेंस की हम बात कर रहे थे। गौरव, आपसे पूछना चाहूँगी, पिछले एक साल में तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी उछल चुका है, 1025 के आसपास अब कारोबार करता हुआ एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन क्या राय होगी आपकी टेक्निकल्स पर इस स्टॉक पर? अशेषा बैंकिंग एंड फाइनेंस का दिग्गज शेयर है। 50% के करीब का इसका पिछले एक साल का मूव ऑलरेडी आ चुका है। एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि अभी भी हमारा बुलिश व्यू ही है। देयरफॉर ये अभी अपने हाई से देखें 1100 के करीब के हाई से 1025 की तरफ ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल फ्रंट पे 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 980 के अराउंड, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर हम ट्रेडर माइंडसेट की भी बात करें तो 980 का स्टॉप लगा के 1080 से 1100 के टारगेट के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं। और अगर एक मीडियम टू लंबी अवधि के लिए निवेश की बात करें तो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइसेस हमें 8-10% के करेक्टिव में ही मिल रहे हैं, तो वहां निवेश भी किया जा सकता है। नजरिया बजाज फाइनेंस पर, लेकिन ऐसे ही और एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, आयशर मोटर्स। ये स्टॉक करीब 40% बढ़ चुका है पिछले ऑल टाइम हाई और इस ऑल टाइम हाई के बीच। अगर हम एक साल का चार्ट लेके आए तो करीब 50% की तेजी यहाँ पर दिखी है। कुणाल, ऑटो सेक्टर का ये स्टॉक ऑलरेडी उछल चुका है, इस स्टॉक पर आपका टेक्निकल व्यू, और इसी के अलावा ऑटो सेक्टर से कोई और स्टॉक जो आपको लगता है कि अगले 1-1.5 साल में आउट परफॉर्म करेगा? बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें आयशर मोटर में देखने को मिल चुकी है। 140 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल। अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह है, नई पोजीशन फिलहाल बनाने की सलाह नहीं है। लेकिन एक्सेप्ट दिस, अगर कोई दूसरे स्टॉक की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एमएनए पे फोकस करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक खुद का जो पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव ईवी एंड एक्सयूज जो पोर्टफोलियो है, उसमें जिस हिसाब से बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में महिंद्रा में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। कल ही इन्होंने एक अपनी नई गाड़ी लॉन्च की है रेसिंग को लेकर, तो ये खरीदारी करके चलने की सलाह है। 3600
50 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चले। 3710 का हम यहाँ 3710 के अराउंड है। 3650 का हम यहाँ पे एसएम मेंटेन करके चलेंगे। 3755 पहला टारगेट है, वो ब्रेक होते ही 3830 का दूसरा टारगेट भी हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। एमएनएम में खरीदारी करके चलने की सलाह है और आईसीएम वाटर में अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चले, नई पोजीशन यहाँ पे बनाने की सलाह नहीं है। आने वाले दिनों में आईसीएम वाटर्स में एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 7200 एंड अगर ये ब्रेक हो गया तो 7380 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आयशा मोटर्स और इसके अलावा ऑटो सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा उछाल दिखा है और एमएनएम यहाँ पर भी खरीदारी की राय कुणाल परार से आती हुई, जहाँ पर 3755 से 3830 तक के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। तो आयशा मोटर्स और एमएनएम ऑटो सेक्टर के दोनों स्टॉक्स पर हमने आपके सामने टेक्निकल नज़रिया रखा। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो याद रखें भारतीय एयरटेल के स्टॉक पर भी हम आपकी नज़र डालना चाहेंगे। यहाँ पर भी पिछले एक साल में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। आज के सत्र में हालांकि स्टॉक एब्सोल्युटली फ्लैट है, कोई ज़्यादा एक्शन नहीं दिखा। 2126 के आसपास भारतीय एयरटेल अभी कारोबार करता हुआ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चार्ट निकाले 6 महीने या 1 साल का चार्ट देखेंगे तो नज़र आएगा करीब 36% की तेज़ी पिछले 52 हफ्तों में यहाँ पर नजर आई है। कुणाल, भारतीय एयरटेल पर आपका व्यू? ठीक है कुणाल, गौरव आपसे पूछना चाहूंगी आपका क्या व्यू होगा भारतीय एयरटेल पर? I'm little biased towards भारती एयरटेल अशेषा। अगर टेलीकॉम के लिए इंडिया में स्टोरी में प्ले करना है तो भारती एयरटेल ही मेरी समझ आता है कि इकलौता ऐसा स्टॉक है। मैं एडवोकेट नहीं करता कि हमें ट्रेड या निवेश करना चाहिए। फिलहाल आइडिया में जिस टाइप के रिटर्न्स उन्होंने पोस्ट किए हैं पिछले कपल ऑफ ईयर्स में, और अपार्ट फ्रॉम दैट जियो अभी क्लियरली अलग नहीं हुआ है, तो आई थिंक भारती एयरटेल ही इंडिविजुअलिटी में एक है और उसने जिस टाइप का वैल्यू क्रिएशन किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल और काइंड ऑफ कह सकते हैं इन अ वे अनमैच्ड कैटेगरी। कुछ ही समय पहले मुझे याद है 3-4 साल पहले की ही बात है, ये शेयर 300-400 रुपए के अराउंड पे ट्रेड कर रहा था और अभी 2000 प्लस लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। ऑफ लेट भी बात करें तो इस शेयर के अंदर गिरावट नहीं आई है कोई भी लंबी चौड़ी। इट इज मेजरली कंसोलिडेटिंग और वो भी हाई लेवल पे कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है, नए हाइज बनाता है। सो ये एक पहचान है। एआरपीयू आरपू फिगर्स की बात करें तो कुछ ही समय पहले हम देखेंगे तो एआरपीयू लेवल इसमें अच्छे से ध्यान है 41 रुपए पे थे, फिर बढ़ के 46 रुपए और अभी 250 रुपए के आरपीयू लेवल्स पे इस कंपनी के हैं। आई थिंक दीज आर वेरी गुड फिनोमिनल नंबर्स और एक सटल परफॉर्मेंस इसने पोस्ट की है। हर लिहाज से ये अपने पोर्टफोलियो में एक रखने लायक शेयर है। भारतीय एयरटेल को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 2123 रुपए का भाव। कल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप ने अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया था ब्लॉक डील के जरिए। आज हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी पर यह आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 2124 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लेकिन बाजार का मोमेंटम क्या आगे भी जारी रहेगा? क्या ट्रिगर्स बनेंगे? कौन से लेवल्स पर आपकी नजर होनी चाहिए? क्योंकि अब तो निफ्टी पर 30,000 की ये बातें भी होने लगी है और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्राइसेस भी आने लगे हैं। सेंसेक्स के लिए तो 1 लाख की बातचीत तो पुरानी हो गई है। एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और समझते हैं कि बाजार का माहौल यहां से आगे कैसा रहेगा नया लाइफ हाई बनाने के अब बाद। दिग्गज एक्सपर्ट बाजार के देवेन चौकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आपको भी बहुत बधाई सर। 14 महीने का निफ्टी ने नया इंतजार करवा दिया नया हाई बनाने के लिए। आप बताइए बाजार की दिशा दशा यहां से आपको आगे कैसी लग रही है और क्या ये तेजी जारी रहेगी? बिल्कुल, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू एवरीबॉडी। ये मेरे ख्याल से ये जो नए हाई बनने की जो प्रक्रिया है मेरे ख्याल से शुरू हुई है। अगले 2 साल के अंदर आई थिंक इंडेक्स अनेक नए लेवल बना सकता है। तो एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी इनके में चल रहे हैं। जो इंडेक्स के अंदर हैवी वेट का जो पार्टिसिपेशन जो लास्ट 15 महीने में मिसिंग था, वो शायद आई थिंक अभी काफी हद तक इसको इनका अंदर हम देख रहे हैं, इंक्लूडेड देख रहे हैं। तो आई थिंक द लाइक्स ऑफ रिलायंस, लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, जिसका वेट हैवी है मार्केट के अंदर, इंडेक्स के अंदर, दे हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल और उसके साथ में इंडेक्स के नया लेवल बने हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2 या 3 चीज कारण होनी चाहिए। एक तो ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट
कंपनी के अर्निंग सुधर के आना, और ऑलमोस्ट आई थिंक एवरी सिंगल बिजनेस आई थिंक इज सजेस्टिंग कि यहाँ से उनको ग्रोथ अच्छा दिख रहा है. तो ओवरऑल आई थिंक द एनवायरनमेंट रिमेन्स वेरी कंड्यूसिव फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द इकोनॉमी, और उसके हिसाब से मार्केट के अंदर स्टॉक के दाम भी वो हिसाब से बढ़ेंगे. मैं तो समझता हूँ कि ये साल के अंदर जो एक बड़ा थीम रहेगा ये नई रैली के अंदर, उसके अंदर एक नया थीम जो रहेगा वो थीम रहेगा वैल्यू अनलॉकिंग का. जैसे रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म को अनलॉक करने जा रहा है, simultaneously we'll find I think some other companies also unlocking some of their businesses which are incubated at this point of time into their portfolios, including in Adani Groups, in SBI and some others. So मेरा ऐसा मानना है कि overall environment I think conducive है. At the same time I think the theme is working right. Some of the businesses are getting unlocked and that is creating value proposition in the marketplace. ठीक है देवेन भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और सवाल आपसे लेंगे। इस बीच हमारे साथ देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। देवीना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छी रफ्तार, नए हाई पर है बाजार, यहाँ से आपको मैं फ्यूचर कैसा लग रहा है? 10% निफ्टी इस साल में चल गया है, अब अगले साल की चर्चा होगी कि अगले साल में कितना, उम्मीद कितनी है मैम आपको आगे के लिए? देवना मैम, आपको आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है, कुछ दिक्कत है, इस दिक्कत को फिक्स करेंगे। देवेन भाई, आप ही इसका जवाब दीजिए सर, आपकी भी अपनी कैलकुलेशन होगी। 10% तो निफ्टी ने इस साल में दे दिया और तमाम अड़चनों के बाद दिया है। ये कहा यह जा रहा है कि अब जो सेकेंड हाफ की अर्निंग होगी यहां से बेहतर होती नजर आएगी, तो क्या हम 10 से अब बढ़ के 15% की बातचीत करें? क्या 30,000 को क्रॉस कर लेगा अगले साल में निफ्टी? आई थिंक संभवित है, क्योंकि 30,000 का निफ्टी होता है और जो हिसाब से अर्निंग का ग्रोथ है 15% का, वो हिसाब से मैं समझता हूँ कि प्राइस अर्निंग रेशियो निफ्टी का करीबन 20-21 के बीच में रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक इट इज नॉट एक्सपेंसिव मार्केट ऑन अ हायर अर्निंग। 15% ग्रोथ इन अर्निंग एंड प्राइस अर्निंग रेशियो कंटिन्यू टू रिमेन एट 20-21 टाइम्स। मेरे ख्याल से निफ्टी डेफिनेटली आई थिंक सजेस्टिंग दैट इट कैन गो अबाउट 32,000। ये नज़रिया निफ्टी पर आपका मानना है कि वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अभी एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इस बीच देवीना मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवीना मैम, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। निफ्टी फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, आपके क्या व्यूज़ होंगे और अगले नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लेवल्स हम कब तक पार करेंगे? बिकॉज अभी तो मैक्रो फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई नेगेटिव्स नहीं, कोई हेडविंड्स नहीं है भारतीय बाजारों के लिए। देवीना मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। ठीक है, बताइए। मैम, ये सवाल आपके लिए था। फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार कारोबार करते हुए, अभी तो कोई नेगेटिव्स, कोई टेल हेडविंड्स नहीं है भारतीय बाजारों के लिए, क्या व्यू होगा आपका इंडियन मार्केट्स पर? Okay, so you are patching me to the studio. ठीक है, फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देवेंद्र सर, तब तक आपके पास आना चाहूँगी। सेक्टर वाइज व्यू देखें तो आपने वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से तो आपका व्यू देखा, लेकिन कौन से वो इंडिविजुअल सेक्टर्स होंगे जहां पर आपको लगता है कि अगले 1, 2, 3 साल में आउट परफॉर्मेंस नजर आएगा? जैसे मैंने पहले बताया, अनलॉकिंग एक बड़ा थीम रहेगा। Now it is not sector specific per se, क्योंकि इंडिविजुअल सेक्टर्स के अंदर काफी हद तक आई थिंक वैल्यूएशन रिफ्लेक्ट हो चुके हैं, बट मैं समझता हूँ कि दोज कंपनीज विच आर बेसिकली इंक्यूबेटिंग गुड बिजनेसेस और उनको एक बड़ी साइज क्रिएट करने के लिए मार्केट में आके वो सेपरेट करना है, बिजनेस को लिस्ट करना है, तो शायद ये एक थीम बड़ा रहेगा। तो ये थीम के ऊपर आप ध्यान दें, ऐसा मेरा समझना है। अलग तरीके से देखें तो जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इनटू डेटा सेंटर काइंड ऑफ एन एक्टिविटी, उनका ये शुरुआत का दौर है। शायद आई थिंक ये दौर के अंदर अगले 3-5 साल के अंदर दे विल बी क्रिएटिंग अ वेरी लार्ज वैल्यू इन देयर बिजनेसेस।
So such companies are also required to be looked at afresh from investment perspective, not from momentum perspective. ठीक है, तो कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक सेक्टर्स जहां पर आपने अपनी राय दी देवेंद्र सर, लेकिन देवीना जी अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं, आपका व्यू क्या रहेगा? फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर भारतीय बाजार, कौन से वो नए ट्रिगर्स होंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों की जो ये मोमेंटम दिखी है पिछले कुछ महीनों में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी? ये जरूर है कि आपके बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो का न्यू हाई नहीं होगा और उसके आसपास भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार मार्केट थोड़ा नैरो रहा। अगस्त तक तो मैं बोलूं बहुत ही ज्यादा नैरो था। नॉर्मली होता है कि लगभग 40-45% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं इंडेक्स को। अगस्त तक जो अप मूव था उसमें 10% स्टॉक भी है, 10% स्टॉक भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। अब थोड़ा ब्रॉडन हुआ है, लेकिन अभी भी आधे से ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो बाजार में एक तरह से कई बाजार हैं, तो इंडेक्स पूरी तरह से वो चीज कैप्चर नहीं करता है। और जहां तक आगे का सवाल है, मेरा ये मानना है कि एक तो आपको 100% इक्विटी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसमें सोच समझ कर निवेशित रहिए। ऐसा समय नहीं है कि आप बाजार से निकल जाइए, ये मैं कहना चाहूंगी। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, कुछ सेक्टर्स हैं जो 2024 से ही हमारे पीएमएस में ओवरवेट थे, जैसे फार्मा, हेल्थ केयर और ऑटो कंपोनेंट्स। उसमें कुछ ऑटोज में तो इस साल भी कुछ बढ़त की है। और इस साल जो जहां बढ़ाया था हमने वेटेज धीरे धीरे करके एफएमसीजी और दूसरा बैंक्स, खास करके पीएसयू बैंक्स, तो वो है। अभी जो सबसे इस महीने जो रीबैलेंस किया उसमें एनर्जी, खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वहाँ थोड़ा बढ़ाया है। तो ये लगभग ऐसा कुछ। ये मैं जरूर कहूँगी, आपने नए सेक्टर्स की बात की कि बहुत ज्यादा आप भागिए मत कि ये नया क्या बहुत बड़ा होने जा रहा है, उसी में गलतियां ज्यादा होती हैं। तो वो वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है, वहीं सबसे ज्यादा आपको सोच समझ के जाना है। देवीना मैम, एक आखिरी सवाल, बाजार में लाइफ हाई देख के भी ना उन निवेशकों का दिल जलता है जिनके पोर्टफोलियो में ना लाल निशान दिखाई देता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि एनएसई 500 के लगभग 350 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर 52 वीक हाई से काफी ज्यादा गिरावट है, 50-60% तक की गिरावट है। उनको आप मैम कैसे गाइड करेंगी? क्या उनके भाव आ जाएंगे, प्राइस लौट आएंगे उनके? मैंने अभी उसी के बारे में बात की कि इंडेक्स का तो हाई है, लेकिन आपके दर्शकों के पोर्टफोलियो का शायद हाई नहीं हो। मैंने बोला इस बार मार्केट बहुत नैरो रही, और कुछ चीजों में तो देखिए, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे आपको निकल जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि हम लोग सोचते हैं कि मैंने जो खरीदा था वो अब 100 का 70 हो गया, तो जब 100 होगा तो तब निकलेंगे। लेकिन बाजार को रत्ती भर भी कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने किस भाव पे क्या खरीदा था। तो ये आप अपनी एक तरह से गलती कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, उसको कंपाउंड करते हैं जब आप खराब स्टॉक को पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आपको ये सोचना है कि अगर आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ निवेशित होऊंगा या होंगी, और वहां पर निवेशित रहिए। ये हम लोग जैसे हर तिमाही पे देखते हैं, यही प्रश्न हम पूछते हैं। हम देखते नहीं है कि हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास कैश हो तो हम कहाँ निवेशित हो, आपको इसी प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसलिए जहाँ गलत जगह फंसे हैं वहां से निकलिए। सबसे पहला तो मैं ये आपको सलाह दूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये सही स्ट्रेटजी, जहां पर वैल्यू प्रोपोजिशन आपको बढ़िया दिखाई दे। आप देखिए, दिल मत लगाइए। बाजार में आप आए हैं पैसे बनाने, और पैसे के साथ साथ एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ आप लगाते हैं, वो है समय को जाया नहीं करना है। जहां पर अच्छे मौके दिखाई दें उनकी तरफ आप शिफ्ट हो जाइए। जहां आपको लगता है कि नहीं शेयर मूव नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है, आप होल्ड मत कीजिए। अच्छे शेयर हमेशा चुनने की कोशिश करते रहिए। देवेना मैम, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन पे निफ्टी का बना है ऑल टाइम हाई, निफ्टी भी बना रहा है, निफ्टी बैंक भी नई ऊंचाई पर है। बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। देवेन भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के हमारे दर्शकों को कुछ बहुत ही क्रूशियल इंसाइट्स देने के लिए।
लेकिन बाजार की बात कर लें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आया है और निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि अपनी तेजी को गंवा रहा है। क्या प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? गौरव जी, बाजार जब खुला तो मेरे मन में यही प्रश्न था कि आज नया हाई तो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या जिन्होंने पैसे बना लिए हैं बाजार में 10% के आसपास, उनको प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए निफ्टी बैंक में? मैं निफ्टी बैंक वाला प्रश्न पहले पूछूंगा। अभिषेक जी नहीं, अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को एड्रेस करना है अगर, तो उन्हें अभी निवेशित रहना चाहिए। कल के दिन में बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन देखा एक नैरो रेंज में और आज उसका ब्रेकआउट आया है। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ से संयम रखें। मैं फ्यूचर्स के लेवल शेयर करूंगा इधर 54,600 का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को उन्हें होल्ड रखना चाहिए। जब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि अपना अभी थोड़ा संयम रखें। थोड़ी सी नरमी जरूर आ सकती है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ जरूर आ सकती है, लेकिन दिस इज द टाइम टू जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। और थोड़ा नीचे आएगा और उसके बाद दोबारा स्थिरता से ऊपर चलेगा। तो आई थिंक जब तक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 59,600 लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक अपना लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे जाएगा देन वी वुड कंसिडर एग्जिटिंग, बिकॉज फिर 59,200 एंड 58,800 के करीब के लेवल्स के लिए बाजार में फर्दर एक्सटेंड कर सकता है बैंक एक्स प्रॉफिट टेकिंग। गौरव जी, इटर्नल कब चलेगा? इन्होंने एक खबर भी आई है कि ब्लिंकिट में एक्सपेंशन के लिए 600 करोड़ रुपए डाले हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अच्छे माहौल में भी शेयर करीब 1.25% नीचे दिखाई दे रहा है। 303 रुपए, कल 307, अच्छा 307 तक आज गया, लेकिन नीचे आ रहा लगातार ये। इटर्नल किसी को अगर नया खरीदना हो तो कौन से लेवल के बाद खरीदें इसको? अभिषेक जी, लेवल्स अभी भी ठीक हैं। इस स्टॉक के अंदर एक करेक्टिव वेव आई 360 370 के लेवल से गिरता हुआ भी 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ा सा संयम रखें और एटलीस्ट एक 15 दिन से लेकर महीने भर का व्यू लें तो 288-85 के स्टॉप लगा के करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है, जहां से उम्मीद रहेगी 330 से 40 की एक चाल बनने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, 340 तक की चाल बन सकती है इटर्नल में। इस साल नेट 9% की तेजी, हालांकि हमने देखा था कि 370 रुपए के ऊपर तक ये गया था इटर्नल, वहां से रिवर्स करके बावजूद उसके आपको ये 9-10% की तेजी इसमें दिखाई देगी। एक और शेयर रिकवरी वाले फेज में है और कल हमने पावरफुल मूव देखा था टाटा पावर में, आज भी शेयर में तेजी है। टाटा पावर, आपको क्या लगता है गौरव जी, इसका बॉटम बन गया? क्या ये चलने के लिए तैयार हो गया है? अभिषेक जी, टाटा पावर एक लंबी कंसोलिडेशन के दौर से अभी गुजर रहा है। ये फेज की अगर मैं बात करूं, ये लगभग इस साल फरवरी मार्च के महीने से करंट रेंज यानी 360-65 ऑन द लोअर साइड, हायर साइड में 450 के करीब की रेंज है, अभी भी उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ट्रेड करना है तो 320-25 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। आई थिंक वही एक पॉइंट है जहां पे एक फर्दर एक्सेलरेशन दिखाई देगा स्टॉक में और 450 से 475 की रेंज के लिए फिर ये स्टॉक आगे बढ़ेगा। नजरिया टाटा पावर पर, लेकिन इस बीच कुछ और ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर काफी एक्शन आज के सत्र में दिखा है। एक है सीक्वेंट साइंटिफिक, करीब 6.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 के टॉप लूजर्स में शामिल है। ये स्टॉक हम आपके लिए स्क्रीन पर लेके आएंगे, सीक्वेंट साइंटिफिक। इसके अलावा जिलेट में भी करीब 5.5% की जोरदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। गौरव, क्या राय होगी आपकी सीक्वेंट साइंटिफिक और जिलेट इंडिया दोनों ही स्टॉक्स पर? वी हैव नॉट बीन ट्रैकिंग सीक्वेंट, तो एक लॉन्ग टर्म व्यू तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से देखूं तो यस, एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आज के सत्र में आया हुआ है, 6.25% की तेजी है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं, और अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो भी कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज स्टॉक का फॉर्मेशन सॉलिड है, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है और एक फर्दर अपमूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है 245 से 250 की रेंज तक के लिए। तो 218 रुपए का एक स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा, उसके साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है।
नजरिया जिलेट इंडिया पर और सीक्वेंट आपके कवरेज में नहीं, लेकिन स्टॉक की बात करें तो 6.25% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल। लेकिन लूजिंग साइड पर बात करें तो नैटको फार्मा में 3.5% की गिरावट दिखी है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पर निफ्टी, लेकिन ऐसे में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करते हुए इनफैक्ट निचले स्तर पर दिन के नैटको फार्मा। गौरव, क्या राय होगी इस फार्मा कंपनी पर? अच्छा, कल के दिन का एक कहेंगे बहुत ही शानदार परफॉर्मर था, वन अमंग द बेटर वंस। 12-13% की तेजी के साथ अपने दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ। 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ। आज आई थिंक उसी का एक नॉमिनल कुछ प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। आई थिंक जब तक ये शेयर 860 के भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस शेयर के अंदर ये बाइंग कंटिन्यू होना चाहिए। और कल भी मैंने आई थिंक शायद आप ही के चैनल पे व्यू दिया था, 940 पहला टारगेट, उसके बाद 980 और फिर लगभग 1020-25 तक के टारगेट्स की उम्मीद कर रहा हूं मैं। 840-50 का स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। नजरिया नैटको फार्मा पर आज के सत्र में गिरावट। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल। 3.5% की गिरावट के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज सुबह ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपका नजरिया देने के लिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है उस पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।